हेलो, गुड मॉर्निंग। आज फिर हम एक नए टॉपिक के साथ हैं और आज का हमारा टॉपिक है, बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है। विशेषकर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, या पॉलिटिकल साइंस में नेट के सिलेबस में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, या सिविल सर्विसेज में पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है इवैल्यूएशंस ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन की विकास यात्रा। ये शायद जितना भी इस पार्ट का जो सिलेबस है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, उसमें सबसे ज़्यादा फैक्चुअल है, एक हिस्टोरिकल भी है, एक हिस्ट्री भी है। लोक प्रशासन में रुचि रखने वाले विद्यार्थियों के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इसकी विकास किस किस तरह से इसका विकास हुआ। हर सब्जेक्ट का अपना एक इतिहास होता है, उसका वो जहाँ से एक डेवलप होता है, वो एक जो वर्तमान स्वरूप में जो विषय जहाँ आज वो अस्तित्व कर रहा है, उसके दौर में कई चरणों से वो सब्जेक्ट गुजरता है। इसीलिए चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे पॉलिटिकल साइंस हो, चाहे सोशियोलॉजी हो, चाहे फिलोसफी हो, या साइंस के सब्जेक्ट हो, उनके अपने अपने विकास के क्रम रहे हैं, उनके अपने अपने विकास की एक जो है यात्रा रही है। आज हम भी एक यात्रा को तय करेंगे और आपको इस लेक्चर के बाद मैं निश्चित तौर पर ही ये कह पाऊँगा कि आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की विकास यात्रा को मैं सरल से सरल शब्दों में आप तक पहुंचा पाऊँ, ऐसी मैं कोशिश करूंगा। जितनी सरल भाषा में और जितने सरल तरीके से आपके पास इस विकास यात्रा को आप को आत्मसात हो, ऐसी एक कोशिश होगी। और बहुत सारी शब्दों की जटिलता, बहुत सारी चीज़ों की जटिलता को हटाते हुए एक बहुत ही सहजता से आप लोग इसको सुनिएगा। निश्चित तौर पर ही शायद सबसे जटिल टॉपिकों में एक टॉपिक माना जाता है, लेकिन आप तक कोशिश करेंगे कि बहुत सरल से सरल तरीके से आप इस सब्जेक्ट को, इस टॉपिक को आत्मसात कर पाओ। बस इतना निवेदन है आपसे कि पेन कॉपी साथ रखिएगा और जब भी आप वीडियो को देख रहे हो तो भाग दौड़ भरी नहीं, ऐसे बिल्कुल इत्मीनान से चीज़ों को समझिएगा। और ये टॉपिक विशेषकर थोड़ा सा फैक्चुअल भी है, उसमें थोड़ी सी कुछ कहानियाँ भी है, अलग अलग चूँकि विकास यात्रा रहेगी, इसलिए निश्चित तौर पर ही आप इस टॉपिक को कंपेरेटिवली थोड़ा ज़्यादा कंसंट्रेशन के साथ में आप इसे तैयार कीजिए और ध्यान से इसे सुनिएगा। जो हमारा टॉपिक मैंने बोर्ड पे पहले से लिख दिया है ताकि हमारा समय थोड़ा सा बच जाए। लोक प्रशासन की विकास यात्रा, अंग्रेजी में हम इसे कहते हैं इवैल्यूएशंस ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये हम इसकी बात कर रहे हैं। अब इस टॉपिक को जब हम चर्चा करते हैं कि लोक प्रशासन की विकास यात्रा को हम समझना चाहें तो कैसे समझें, इसकी यात्रा को हम दो तरीके से समझ सकते हैं। हम दो तरह से समझ सकते हैं कि लोक प्रशासन की विकास यात्रा को हम कैसे समझें। एज ए एक्शन हम क्या समझे, लोक प्रशासन कहाँ से कहाँ था, मतलब क्रिया के रूप में हम इसे कैसे समझे। और दूसरा, हम जो मूल रूप से जो हमारा टॉपिक भी है वह है एज ए डिसिप्लिन, या हम कह सकते हैं कि एज ए सब्जेक्ट जो है इस विकास यात्रा को हम कैसे समझे, एक विषय के रूप में हम इस विकास यात्रा को कैसे समझे। तो दो रूपों में हम इसे देख रहे हैं। पहली चीज़, डियर स्टूडेंट, एक एक्शन के रूप में लोक प्रशासन क्या है, हमने पिछली क्लास में देखा था कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक ऐसी गतिविधियां है जिसमें दो चीज़ होती है, कॉमन गोल और कलेक्टिव एफर्ट्स। लेकिन ये कॉमन गोल और कलेक्टिव एफर्ट्स होता है, उसमें सर्विस का जो तत्व है, सर्विस ओरिएंटेशन है, वो क्या रहता है, ज़्यादा रहता है। मतलब किसी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए जिसमें लाभ का तत्व नहीं हो, सेवा का तत्व हो, ऐसी मानवीय गतिविधियाँ जिसमें सामूहिक प्रयास हो, ऐसी मानवीय गतिविधियों को हम लोग प्रशासन कहते हैं। हमने पिछली क्लास में देखा था कि जनरली इस तरह की जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है वो सरकार की जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके भीतर की जो मानवीय गतिविधियाँ होती है उनमें पाई जाती है। इसीलिए हम सामान्य और सरल शब्दों में ये कह देते हैं कि जो सरकारी संगठनों की जो एक्टिविटीज़ है उन एक्टिविटीज़ को लोक प्रशासन कह देते हैं। अब उसमें फिर एक विवाद हुआ कि सरकार के तो खुद के 3 अंग है, विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका। अब उसमें दो विचार थे, कुछ लोग कहते नहीं सारे अंगों की गतिविधियों को लेंगे, लेकिन ये बात पूरी तरह से सही नहीं है।
बेसिकली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के भीतर, लोक प्रशासन के भीतर वो पार्ट ज़्यादा स्टडी किया जाता है जो पॉलिसी को एग्जीक्यूट करते हैं। जो पॉलिसी को बनाने वाला जो स्ट्रक्चर होता है, जो फ्रेमवर्क होता है, उसे हम पॉलिटिकल साइंस में ज़्यादा लेते हैं। और पॉलिसी को एग्जीक्यूट करने वाला जो पार्ट होता है उसे हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में लेते हैं। पॉलिसी को एग्जीक्यूट कौन करता है? विशेषकर ये जो है, एक तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और एक एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में हम ले लेते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, चीफ मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर को। और एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, उसमें हम ले लेते हैं ब्यूरोक्रेसी, अगर कॉमन भाषा में कहें तो, या हम कहें सिविल सर्विसेज, और उसमें भी फिर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज ये है। तो ये इनका थोड़ा सा जो बारीक डिफरेंस है वो तो हम कहीं और किसी दूसरे टॉपिक में लेंगे। लेकिन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्या चीज़ होती है? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के भीतर उन मानवीय गतिविधियों का अध्ययन होता है जो पॉलिसी को एग्जीक्यूट किया जाता है। हालांकि बाद में आज के समय में ये थ्योरी बिल्कुल इसको पूरी तरह से मान्यता नहीं है, क्योंकि आज पॉलिसी एग्जीक्यूशन के साथ पॉलिसी मेकिंग में भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा माना जाता है। इसीलिए पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव जो डायकोटोमी है, जो द्विभाजन है, वो आज के समय काफ़ी, मैंने पिछली क्लास में जिक्र किया था कि काफ़ी कमज़ोर हो गई है वो। लेकिन मेरा जो वापस कंसर्न आ रहा है वो कंसर्न इस पॉइंट पे आ रहा है कि एज ए एक्शन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कब से एक गतिविधि के रूप में, एक एक्शन के रूप में, एक क्रिया के रूप में लोक प्रशासन कब से, ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। स्टूडेंट, एक एक्शन के रूप में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कब से है? तो मैं कहूँगा एक एक्शन के रूप में लोक प्रशासन उतना ही प्राचीन है जितना कि ह्यूमन सोसाइटी, जितना कि मानव समाज। मतलब एक क्रिया के रूप में लोक प्रशासन उतना ही प्राचीन है जितना कि क्या? मानव समाज, जो सोसाइटी है। आप कहोगे कि कैसे? क्योंकि समाज उसी का नाम है जब कुछ लोग समूह में रहते हैं। पुराने समय में, आदिकाल में, जब लोग समूह में रहते थे, कबीलाई बने थे, नहीं है, तो समूह में जो गतिविधियां होती है उन गतिविधियों में अपने आप ही एक लीडरशिप उभर जाती है, अपने आप ही डिवीज़न ऑफ वर्क हो जाता है। जहाँ डिवीज़न ऑफ वर्क होता है वहाँ पे क्या आ जाता है? वहाँ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आ जाता है। इसीलिए आदि काल से जितना प्राचीन मानव समाज है, अब मानव समाज में क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि हमने डेफिनेशन में देखा था ये, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि क्लासेस को क्रम वाइज भी थोड़ा आप देखा करो। हमने डेफिनेशन में देखा था कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के भीतर ह्यूमन एक्टिविटीज़ को शामिल किया जाता है, जानवरों की गतिविधियों को नहीं शामिल किया जाता, और यांत्रिक गतिविधियों को भी नहीं शामिल किया जाता, मतलब मशीनों को भी नहीं शामिल किया जाता। इसीलिए जितना प्राचीन समाज है, तो समूह में क्या हुआ? कार्य का विभाजन होता है, और कार्य का विभाजन होता है तो क्या होता है? लोक प्रशासन का विकास होगा, क्योंकि डिवीजन ऑफ वर्क होगा। तो जितना प्राचीन मानव समाज, या हम कहें जितनी प्राचीन मानव सभ्यता है, उतना जो है, जितना प्राचीन मानव सभ्यता है उतना ही जो है प्राचीन जो है एक क्रिया के रूप में लोक प्रशासन है। तो हुआ क्या? क्योंकि समाज से, ये जो समाज था, इस समाज से किसकी उत्पत्ति हुई? राज्य की। और राज्य से किसकी उत्पत्ति हुई? प्रशासन की, लोक प्रशासन की। राज्य का वो अंग जो पॉलिसियों को एग्जीक्यूट करता था, वो क्या था? प्रशासन। तो एक चीज़ आप तक मुझे लगता है कि वो सरल भाषा में आप समझ गए होंगे। आपसे कोई पूछे लोक प्रशासन कितना प्राचीन, तो आप जवाब दोगे, सर ये बताइए कि मैं एज ए एक्शन बताऊँ या एज ए सब्जेक्ट बताऊँ? तो फिर ये है कि एज ए एक्शन बताइए। तो एज ए एक्शन बताइए तो आपका जवाब होगा, सर लोक प्रशासन उतना ही पुराना विषय है, या लोक प्रशासन एक क्रिया के रूप में उतनी ही प्राचीन गतिविधि है जितना कि मानव समाज, जितनी कि मानव सभ्यता। समाज से राज्य की और राज्य से प्रशासन की उत्पत्ति हुई। दैट्स ऑल। ठीक है। दूसरा हम लेते हैं एज ए सब्जेक्ट, एक विषय के रूप में लोक प्रशासन कब से, नहीं है, एक विषय के रूप में लोक प्रशासन कब से, जब ये बात आती है तो एक विषय के रूप में लोक प्रशासन कब से, तो इसका जवाब मिलता है कि एक विषय के रूप में लोक प्रशासन की उत्पत्ति 1887 से मानी जाती है। एक ईयर है 1887। लोक प्रशासन की जो उत्पत्ति है वो मानी जाती है 1887 से। आप कहोगे कि हाँ ऐसा क्या था? 1887 में एक पुस्तक पब्लिश हुई थी
वुडरो विल्सन की। वुडरो विल्सन मैं भी आपको बताऊंगा। वुडरो विल्सन वुडरो विल्सन पहला एक विचारक था जिसने इस तरह की बात कही थी। और वुडरो विल्सन की जो पुस्तक थी वो थी द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ये पुस्तक बेसिकली पुस्तक नहीं थी, ये एक आर्टिकल था। आप ये तो समझते हो ना, पुस्तक एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कहाँ पब्लिश हुआ था, कैसे हुआ था, इसकी भी अपनी एक विकास यात्रा है। लेकिन कोई हम आपसे पूछे कि एक विषय के रूप में लोक प्रशासन कब से, तो आप एक नाम लोगे 1887 से। हालांकि ये बात भी पूरी तरह से बाद में जाकर के सच नहीं है, क्योंकि दुनिया इस मामले में भी दो भागों में बटी हुई है, जिसको मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इंडिया में, भारत में जब लोक प्रशासन का अध्ययन करते हैं तो भारतीय विचारकों की या भारत में अब तक जो मान्यता रही है वो ये रही है कि लोक प्रशासन की उद्भव है वो 1887 में वुडरो विल्सन का जो आर्टिकल पब्लिश हुआ था द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, तब से इसकी विकास यात्रा मानी जाती है। इसमें क्या था ये देखने वाली बात है। इस आर्टिकल में पहली बार ये बात कही गई थी कि नीति निर्माण को नीति क्रियान्वयन से अलग किया जाए। नीति निर्माण का काम राजनीति का होना चाहिए और नीति क्रियान्वयन का काम लोक प्रशासन का होना चाहिए। तो एक पहली बार इस आर्टिकल में ये बात कही गई थी, इसीलिए यहाँ से इस विकास यात्रा को माना जाता है कि जो विकास यात्रा है लोक प्रशासन की वो यहाँ से शुरू होती है। अब आपके दिमाग में ये ज़रूर आ रहा होगा कि 1887 में एकदम से लोक प्रशासन अस्तित्व में आ गया। कभी भी स्टूडेंट एकदम से कभी कुछ होता नहीं है, उसके पीछे का भी अपना एक कालखंड, उसके पीछे का भी अपना एक कारण, उसके पीछे की भी अपनी एक हिस्ट्री होती है। और ये ज़रूर आप और हम जानते हैं कि कोई भी चीज़ बिना कारण के नहीं आती है। कारण कार्य का अपना एक प्रिंसिपल होता है। ये विज्ञान में भी होता है और सोशल साइंस में भी रहता है। किसी घटना के पीछे कोई ना कोई कारण ज़रूर होते हैं। इसीलिए ये आपके सामने तुरंत जिज्ञासा ज़रूर उठ रही होगी कि सर ये बताइए कि 1887 में एकदम से हम क्यों इसको मान्यता दे रहे हैं, या ये विचार कैसे पनपा? क्या एकदम से किसी व्यक्ति के, वुडरो विल्सन साहब के दिमाग में ये बात आ गई क्या कि नहीं साहब जो है ये जो नीति निर्माण का कार्य है वो नीति क्रियान्वयन के कार्य को अलग कर देना चाहिए? ये एकदम से एक झटके में आ गई क्या? एक झटके में कुछ नहीं आती है स्टूडेंट्स। बेसिकली अपना एक क्रम चलता रहता है। मेरी इसी संदर्भ में अभी एक पुस्तक पब्लिश हुई है और वो पुस्तक जो है पूरा उसमें कई चीज़ें दी है। तो मैं एक संदर्भ दे रहा हूँ कि बिल्कुल ये शायद पहली बार ये पुस्तक इस तरह की आई है, देश के विमर्श। अब ये एक अनवरत प्रक्रिया के तहत इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो है समकालीन इश्यूज पे कही गई है। तो एक अनवरत प्रक्रिया है ऐसी इस तरह की जैसे पुस्तक है। तो इसी तरह से जैसे वुडरो विल्सन साहब थे, बेसिकली प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे उस समय। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी कहाँ है? अमेरिका में है। वहाँ पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर थे। और जनरली प्रोफेसरों का काम क्या होता है, जैसे मैंने ये पुस्तक लिखी और इस पुस्तक में बहुत सारी रिसर्च आर्टिकल है, ऐसे ही वुडरो विल्सन साहब ने भी एक आर्टिकल लिखा था उस समय। एक बहुत रिकग्नाइज्ड मैगजीन थी पॉलिटिकल साइंस क्वार्टरली। पॉलिटिकल साइंस क्वार्टरली का मतलब क्या हुआ? क्वार्टरली का मतलब होता है जो 4 महीने में एक बार पब्लिश होती है। तो एक ये अंतर्राष्ट्रीय जर्नल था, उस जर्नल में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ। जब लोगों ने पढ़ा तो देखा कि एक नया विचार है। तो इसी तरह से वहाँ से इसकी एक यात्रा मानी जाती है। लेकिन फिर मैं उसी सवाल पे आता हूँ स्टूडेंट। सवाल क्या है? क्या एकदम से ही हो गया क्या? वुडरो विल्सन साहब ने एकदम से बता दिया कि नहीं ऐसा विचार आया हो? नहीं, उसके पीछे कारण होते हैं। तो हम उन्हीं कारणों को ढूंढने की कोशिश करते हैं कि उसके पीछे क्या कारण होंगे। तो लोक प्रशासन के जो है इसी में कि 1887 में जो ये विकास हुआ, तो पीछे इस 1887 से पहले की भी तो कोई घटना होगी। इस वुडरो विल्सन के दिमाग में भी ये जो बातें आई है, तो इससे पहले भी तो चीज़ें हुई होगी, निश्चित तौर पर ही हुई होगी। स्टूडेंट, इसके पीछे वजह है और वजह छोटी नहीं है। वजह है बेसिकली अमेरिका के भीतर एक मैं कहूँगा कुरीति समझते हो? गलत प्रकार की कई बार परंपराएं शुरू हो जाती है। एक कुरीति चली आ रही थी, स्पॉइल सिस्टम। बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है स्पॉइल सिस्टम। इसको हिंदी में हम बोलते हैं लूट प्रणाली। क्या थी?
आप कहोगे कि ये तो बड़ा अजीबोगरीब नाम है, स्पॉइल सिस्टम या लूट प्रणाली। ये सबसे महत्वपूर्ण वजह है लोक प्रशासन के उद्भव में। अब आपके दिमाग में फिर बात आ रही होगी कि लूट प्रणाली क्या है। बेसिकली लूट प्रणाली, अमेरिका जब एक लोकतंत्र के रूप में जब देश का निर्माण शुरू हुआ, अमेरिका में भी आपको पता है पहले ब्रिटिश उपनिवेश का उपनिवेश था, तो जब वहाँ भी आज़ादी का संघर्ष हुआ। ये घटना कब की है? 1776 की बात है। 1776 में जब अमेरिका आज़ाद हुआ तो वहाँ के पहले प्रेसिडेंट बने थे जॉर्ज वॉशिंगटन। ये मुझे लगता है कि आप सबको पता होगा, जॉर्ज वॉशिंगटन ये फर्स्ट प्रेसिडेंट वहाँ के बने। इन पहले प्रेसिडेंट के समय ही एक गलत परंपरा शुरू हो गई, और यही कई बार हम लोग कहते हैं कि गलत परंपराएं शुरू में ही गलत नहीं हो, नहीं तो फिर वो आगे जाके विकराली रूप धारण करती है। परंपरा क्या शुरू हुई? परंपरा ये शुरू हुई कि जो प्रशासन के भीतर जो नियुक्तियां हैं, प्रशासन के भीतर जो नियुक्तियां हैं, वो नियुक्तियां राजनीतिक आधार पर हो या राजनीतिक आशीर्वाद से हो या अपने अपने कार्यकर्ताओं के हो। रिक्रूटमेंट के बहुत सारे मेथड है। मेथड में एक मेथड जो अभी हम जिस रिक्रूटमेंट में आपको रिक्रूट होना है उसे हम बोलते हैं मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट, योग्यता आधारित नियुक्ति, भर्ती। और ये जो है उन्होंने मेरिट को स्थान न दे करके कहा कि नहीं मेरिट की ज़रूरत नहीं है, एक कुछ नियुक्तियां जो है वो राजनीतिक आधार पर नियुक्तियां हो, मतलब जिसने राजनीति के लिए अच्छा काम किया, अच्छा जिसको कार्यकर्ता के रूप में काम किया या जो पॉलिटिकली आइडियोलॉजी से जुड़ा हुआ हो, उनको रिक्रूट किया जाए। ये विचार किसका विचार था? पहला राष्ट्रपति के समय ही एक गलत परंपरा शुरू हुई। धीरे धीरे करके स्टूडेंट, ये गलत परंपरा है वो विकराल रूप धारण करती रही है, और विकराल होती होती धीरे क्या होगी कि इतनी गहरी हो गई कि लगभग 99%, मतलब मैं एक तरह से कहूँ कि 100% एडमिनिस्ट्रेशन के और जो पोस्ट पद है वो बेसिकली इसी आधार पर भरे जाने चल लगे। 1929 के आसपास एक राष्ट्रपति होते, राष्ट्रपति जैक्सन, उन्होंने तो साफ ही कह दिया था, मतलब उन्होंने इसके पक्ष में तर्क रखा कि ज़रूरत कहाँ है मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट की। और उन्होंने एक तर्क दिया कि ये सरकारी काम इतने सरल और सामान्य प्रकृति के होते हैं कि इन्हें कोई भी सामान्य समझ वाला व्यक्ति कर सकता है, इसके लिए ये परीक्षाएं करवाना, मेरिट की कोई ज़रूरत नहीं है। कहने का मतलब है कि गलत परंपरा जो 1776 से शुरू हुई, 18वीं सदी में चली, 19वीं सदी में चली, 20वीं सदी तक आते आते विकराल रूप धारण कर लिया। अब आप कह रहे होंगे सर इतना लंबा क्यों बता रहे हो? अब मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। हुआ ये कि 1881 की घटना है, गौर कीजिएगा। यह उद्भव कब हुआ है? 1887। 1881 की घटना है। घटना क्या है? एक युवक था जिसका नाम था चार्ल्स गुएट। एक युवक था जिसका नाम था चार्ल्स गुएट। ये युवक बेसिकली उस समय चुनावों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, खूब मेहनत की, विश्वास भी प्राप्त किया और लगा कि इस बार तो नौकरी लगी जाएंगी। आप कहोगे कि उसके बाद में क्या हुआ? किसके प्रेसिडेंट के इलेक्शन में प्रेसिडेंट कौन थे? प्रेसिडेंट थे उस समय गारफील्ड। गारफील्ड साहब क्या बन गए? राष्ट्रपति बन गए। चार्ल्स गुएट ने राष्ट्रपति गारफील्ड की गोली मारकर क्या कर दी? हत्या कर दी, मार दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति को मारना, सोचिएगा, अमेरिका के राष्ट्रपति को मारना एक बेरोजगार युवक द्वारा। इन्वेस्टिगेशन में यह पाया जाए कि इसको नौकरी नहीं मिली, स्पॉइल सिस्टम में इन्हें नौकरी नहीं मिली, और ये बड़ी आशा लेके बैठा हुआ था, प्रेसिडेंट बनने के बाद में भी इनको नौकरी नहीं मिली। जिनकी प्रचार किया उन्होंने उनको अपॉइंट नहीं किया। एक 26 वर्ष का बेरोजगार युवक अमेरिका के राष्ट्रपति की हत्या कर दे। सोच के देखिएगा, आज के समय में अमेरिका के प्रेसिडेंट की कोई हत्या कर दे, वो भी वहीं का नागरिक। अमेरिका का पूरा समाज हिल गया, और इसके पश्चात एक गंभीर बहस शुरू हुई अमेरिका में कि ये हो क्या रहा है।
ये स्पॉइल सिस्टम को बंद किया जाए। इसीलिए 1883 में अमेरिका में भर्ती व्यवस्था में सुधार के लिए एक एक्ट पारित हुआ था, पेंडल्टन एक्ट, पेंडल्टन अधिनियम, जिसमें भर्ती परीक्षाओं में ये स्पॉइल सिस्टम को बंद किया गया था। और आप सोच सकते हो शायद यहाँ पर कि जब ये सारी चीज़ें हो रही थी तो क्या हुआ होगा। अमेरिका में ज़्यादातर किताबें लिखना, आर्टिकल लिखना, अखबारों में जब भी अभी भी क्या होता है, जब कोई घटना घटित होती है तो अखबारों के संपादकीय उसी पे आना शुरू हो जाते हैं, टीवी पे बहस उसी पे होना शुरू हो जाता है। तो यही चीज़ अमेरिका में हुआ। और उसी माहौल में 1883 में पेंडल्टन एक्ट पारित होता है। 1884 में फिर कई घटनाएं घटित होती, कानूनी सुधार होते हैं। 1887 में, लिखा तो पहले ही जा चुका होता है, 1887 में वुडरो विल्सन साहब का आर्टिकल, जो मैंने अभी आपको बताया था, वुडरो विल्सन साहब का आर्टिकल द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर होते हैं वुडरो विल्सन साहब, उनका यह आर्टिकल पब्लिश होता है किसमें, द पॉलिटिकल साइंस क्वार्टरली मैगजीन में। और यहाँ से ही लोक प्रशासन का उद्भव माना जाता है। तो एक चीज आपके जरूर क्लियर हुई होगी कि इसके पीछे की क्या वजह है। अब एक दूसरा सवाल भी आपके दिमाग में आना चाहिए। सवाल आना चाहिए कि क्या वास्तव में विषय के रूप में पहली बार बात वहीं से शुरू हुई? क्या इससे पहले किसी ने भी बात नहीं की थी क्या? जब इस बात को हम करते हैं कि इससे पहले किसी ने भी बात की थी या नहीं की थी, जब इस बात को हम करते हैं तो फिर एक नया पॉइंट उभर के आता है कि ऐसा भी नहीं है कि सबसे पहले वुडरो विल्सन साहब ने ही बात कही हो। ऐसी बात को मान्यता ज़रूर मिली है, वुडरो विल्सन साहब की इस बात को मान्यता ज़रूर मिली है, लेकिन वुडरो विल्सन से पहले भी बहुत सारी एकेडमिक जो बुक थी, पुस्तकें थी, उनके भीतर प्रशासन के क्रियान्वयन से संबंधित चीज़ें आई है। आप कहोगे कि कैसे? हाँ, शुद्ध रूप से लोक प्रशासन पे, मतलब शुद्ध रूप से नीति के क्रियान्वयन पर कोई पुस्तक नहीं लिखी गई होगी, लेकिन निश्चित तौर पर ही जो बहुत सारी पॉलिटिकल साइंस की पुस्तकें, बहुत सारी और दूसरी पुस्तकें जो लिखी गई है, उनके भीतर नीति क्रियान्वयन से संबंधित या प्रशासन से संबंधित जिक्र जरूर मिल जाता है। इसलिए हमको 1887 से पूर्व की वो कहानियाँ जो एकेडमिक रूप से लोक प्रशासन के उद्भव में जिनका अपना एक योगदान है, उनको जरूर देखना चाहिए। जैसे आपको पता हो अरस्तु की पुस्तक, सबको पता होना चाहिए मुझे लगता है, अरस्तु की पुस्तक पॉलिटिक्स। ये अपने आप में इसमें मान सकते कि इसमें भी लोक प्रशासन से संबंधित जिक्र था। होब्स की पुस्तक आपको जरूर पता होगा, लेवियाथन, इसमें भी जिक्र था। लोक की पुस्तक सबको पता होगा, टू ट्रीटीज, कई बार क्वेश्चंस पूछते हैं, ऑन गवर्नमेंट, इसमें भी था। नहीं, हॉब्स, लोग, अरस्तु, हाँ नहीं है इनकी पुस्तक। इसी तरह से और भी बहुत सारी पुस्तकें कह सकते हैं। प्लेटो की पुस्तक रिपब्लिक को भी ले सकते हो आप, उसमें भी जिक्र था। इनके अतिरिक्त अगर आप लो तो भारत के संदर्भ में अगर आप लो तो भारत में भी कुछ ले सकते हैं, जैसे कौटिल्य की पुस्तक। क्या निश्चित तौर पर ही आपको पता है, अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स नहीं है भाई, अर्थशास्त्र। इसमें भी एडमिनिस्ट्रेशन के संदर्भ में बहुत सारा जिक्र है। सप्तांग सिद्धांत जो पूरा दिया है, नहीं है उसके भीतर सप्तांग सिद्धांत में जो पूरा एक सिस्टम दिया है उन्होंने प्रशासन से संबंधित, तो ये भी आपको जिक्र है। इसी तरह से जैसे रामायण और महाभारत है, विशेषकर महाभारत का जो शुक्र नीति सार है, यहाँ भी हम कहते हैं कि ये भी एक तरह से इससे संबंधित जिक्र मिल जाता है। ये तो हुआ कुछ एकेडमिक चीज़ें। अब कई बार ये होता है कि नहीं, किसी भी सब्जेक्ट का उद्भव तब तक नहीं मान सकते, या किसी सब्जेक्ट के संदर्भ में जो सबसे इम्पोर्टेंट गतिविधि होती है वो होती है रिसर्च। क्या आप बताओ इस संदर्भ में पुराना कोई शोध भी मिलता है क्या? आज तो मिलते हैं, आज तो मैं रिसर्च आर्टिकल बहुत सारे लिखता हूँ, नहीं है, हमारे जितने प्रोफेसर हैं सब लोग लिखते हैं, जितने टीचर्स हैं लिखते रहते हैं, लेकिन कोई रिसर्च एक्टिविटीज आपको मिलती है क्या? कहीं कोई मिलती हो तो एक जगह मिल रही है। एक जगह कहाँ मिल रही है आप कहोगे?
18वीं सदी में 18वीं सदी में मिलती है एक जगह। एक जगह कहाँ मिलती है? 18वीं सदी में जर्मनी है, ऑस्ट्रिया है। आप जानते हो ये क्या है? ये देशों के नाम है जो पश्चिमी यूरोप के देश हैं। यहाँ पर कुछ ताम्र पत्रों के खदानों में खुदाई से कुछ ताम्र पत्रों के ग्रंथ मिले हैं, और उन ताम्र पत्रों के ग्रंथ में क्या चीज़ मिली है? उन शोध ग्रंथों के भीतर प्रशासन के ट्रेनिंग से संबंधित, इम्पोर्टेंट बात है, बहुत बार पूछा जाता है, प्रशासन की ट्रेनिंग से संबंधित, प्रशिक्षण से संबंधित बातें लिखी गई है, शोध लिखे गए हैं। ये जो पूरा जिक्र मिलता है 18वीं सदी में, आपको पता है इसको क्या कहते हैं? कई बार एग्जाम्स में पूछते हैं। इसे कहते हैं कैमरलिज्मवाद। कई बार पूछा हुआ है कैमरलिज्मवाद किसने? बेसिकली उनमें एक व्यक्ति का नाम आता है बार बार, जॉर्ज जिंके। इसलिए ये भी एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है कि जो आपका कैमरलिज्मवाद के संस्थापक पुरोधा कौन थे? जॉर्ज जिंके थे। कहाँ हुआ था? पश्चिमी यूरोप के देशों में हुआ था, ऑस्ट्रिया जर्मनी में। कब हुआ था? 18वीं सदी में हुआ था। क्या हुआ था? प्रशासन के प्रशिक्षण से संबंधित शोध ग्रंथ लिखे गए थे, ताम्रपत्रों पर प्राप्त हुए। तो ये भी हमको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि ये भी थोड़ी सी चीज़ जो है प्रशासन के पीछे के बैकग्राउंड में पता हो आपको कि इसके अलावा और भी कुछ हुआ था। हाँ, इसके अलावा भी हुआ था एक शब्दकोश, विश्वकोश जो अमेरिका में प्रकाशित हुआ था 18वीं सदी में, द फेडरलिस्ट। उस शब्दकोश का 72वां आर्टिकल था, उसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की डेफिनेशन है। मतलब पहली बार द टर्म पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यूज्ड इन द फेडरलिस्ट, ये जो विश्वकोश था, एक शब्दकोश था, वहाँ पर प्रयोग हुआ है। कब की बात है ये? 18वीं सदी की बात ही है। इसके अलावा भी अगर आप देखना चाहो तो चार्ल्स जीन बेनिन ने एक पुस्तक लिखी थी, फ्रांस का लेखक था, नहीं है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित। ये 1812 की घटना है। लेकिन ये पुरानी चीज़ों को अगर आप देखना चाहो तो मैंने दो भागों में बांट के बताया आपको। एक तो मैंने वो बताया जो अमेरिका में घटित हुआ, एक मैंने वो बता रहा हूँ जो कई शोध ग्रंथों में, किताबों में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की शुद्ध रूप से बात तो नहीं होती, लेकिन इससे संबंधित बातें ज़रूर होती। अब तक की बात को हमने क्या क्या देखा? मित्रों, अब तक की बातों में हमने देखा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो विकास है वो एक एक्शन के रूप में, तो कैसे? तो एक एक्शन के रूप में वह उतना ही प्राचीन है जितना कि मानव समाज। एक सब्जेक्ट के रूप में कैसे? एक सब्जेक्ट के रूप में उसका उद्भव है वो 1887 से हुआ है। क्यों हुआ है? 1887 में एक आर्टिकल, बुक नहीं, एक आर्टिकल, एक लेख प्रकाशित हुआ, दी स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। किसका? वुडरो विल्सन साहब का। कौन थे? प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। क्या था इसमें खास बात? नीति निर्माण को नीति क्रियान्वयन से अलग किया जाए। इसके बाद में दो बातें हमने देखी है। एक बात देखी है कि वुडरो विल्सन साहब का जो ये लेख था वो भी अचानक से गठित हुई घटना नहीं थी, बल्कि ये रिजल्ट था अमेरिका में स्पोइल सिस्टम की वजह से जो अमेरिका के प्रेसिडेंट की हत्या हुई और उसके बाद की जो परिस्थितियां पनपी, उन परिस्थितियों का परिणाम था वुडरो विल्सन साहब का ये आर्टिकल। दूसरी बात यह आई कि क्या इस आर्टिकल से माना जाए? तो फिर ये होता है कि ये भी 100% सही नहीं है। इससे पहले भी वेस्टर्न थिंकर्स या इंडियन थिंकर्स के विचारकों में प्रशासन से संबंधित बातें तो थी, लेकिन उतनी नहीं थी। जैसे प्लेटो की रिपब्लिक, अरस्तु की पॉलिटिक्स, हॉब्स की जो है लेवियाथन, लॉक की टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट, इस तरह की जो पॉलिटिकल साइंस की पुस्तकें थी उनमें भी थी। भारत में कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उसमें थी। महाभारत का शांति पर्व, शुक्र नीति सार, उनमें भी थी। तो इस तरह से इनमें प्रशासन से संबंधित बातें थी। टर्म के रूप में दी फेडरलिस्ट जो विश्वकोश है उसमें पहली बार इसका एक शब्द के रूप में इस्तेमाल होता है। तो ये मैंने मोटे तौर पर जो है बातें रखी है।
ये सारी बातें मैंने कब से कब तक की है? ये सारी की सारी बातें अगर आप देख रहे हो तो 1887 से पहले की सारी बातें हैं। 1887 से पहले की कंप्लीट बातें कही है मैंने। अब आपके सामने आ रहा होगा ये विचार कि सर अभी तो आपने सब्जेक्ट का विकास तो 1887 से शुरू हुआ था, उसके बाद का बताना है। हाँ, 1887 से लेकर के आज हम 2020 में खड़े हैं। तो आज के समय तक लोक प्रशासन की विकास यात्रा को हम कैसे देखें? निश्चित तौर पर ही इसमें कई फेजेज आए होंगे, कई चरण आए होंगे, कई यात्राओं के कई पड़ाव पड़े होंगे, पड़ाव आए होंगे, और उनको अगर हम अध्ययन करते हैं उस पूरी विकास यात्रा को तो एक लेख लिख सकते हैं उस पर। लेकिन कभी भी किसी यात्रा को समझने के लिए उसको कालखंडों में बांट दिया जाता है। कालखंडों में कैसे बांटते हैं कि एक मोटी मोटी बात कि इस कालखंड में ऐसी बात हो रही थी, इस कालखंड में ऐसी बात हो रही थी। जैसे आप हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, तो हिस्ट्री में हम क्या देखते हैं? कालखंड देखते हैं। एंसेंट हिस्ट्री यहाँ से यहाँ तक, मिडाइवल हिस्ट्री यहाँ से यहाँ तक, मॉडर्न हिस्ट्री यहाँ से यहाँ तक, नेशनल मूवमेंट यही वाला है ना। और उसमें फिर हम क्या देखते हैं? कई बार आपसे पूछते हैं भाई यही साल क्यों चुना? क्योंकि कोई ना कोई साल तो चुनना पड़ता है। इसलिए चुनना पड़ता है क्योंकि फिर हम विभाजन कुछ करें, और अलग अलग लोग जब इस विकास यात्रा का विभाजन करते हैं तो वो अलग अलग तरीके से करेंगे, निश्चित तौर पर ही। यही बात स्टूडेंट यहाँ भी लागू होती है। बीइंग ए टीचर, शिक्षक, रिसर्च स्कॉलर जब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की विकास यात्रा को देखते हैं तो उसे भी कालखंडों में बांटते हैं, और अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से बांटते हैं। इसलिए अलग अलग ऑथर्स जो है उनका अलग अलग वर्गीकरण भी मिलता है। लेकिन जितने ऑथर्स हैं उनका एक सर्वमान्य वर्गीकरण बाद में हम जो है उसको रखते हैं, और भारत में वो सर्वमान्य वर्गीकरण स्वीकृत हुआ। लोक प्रशासन की जो एकेडमिशियन है उन्होंने वो एक सार्वभौमिक वर्गीकरण को एक्सेप्ट किया, और उसमें भी थोड़ा सा मतलब थोड़ी सी तो ये कहेंगे कि अलग अलग पुस्तकों में थोड़ा सा आ जाता है, लेकिन मोटे तौर पर लोक प्रशासन की विकास यात्रा को 5 कालखंडों में, विकास यात्रा को 5 कालखंडों में बांट दिया जाता है। ये 5 कालखंड कौन से हैं? ये 5 कालखंड है, आप समझ ही पाए होंगे। पहला कालखंड है 1887 से, ये तो होएगा ही, आपने देखा, लेके 1926 तक। इस कालखंड में क्या होता है? इस कालखंड में बेसिकली लोक प्रशासन को राजनीतिक विज्ञान से अलग किया गया, इसीलिए इसका नाम रखा गया राजनीति प्रशासन द्विभाजन। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन डायकोटोमी। ये कालखंड को हम, एक तो ये कालखंड है। दूसरा कालखंड जो चरण सेकंड है, वो चरण सेकंड कालखंड बांट देते हैं 1927 से, ये तो हो ही गया था, 1927 से लेकर के 1937 तक का पीरियड, 11 साल का ये समय। और इस कालखंड में बेसिकली मैं अभी डिटेल से बताऊंगा, बहुत सारे सिद्धांतों का निर्माण हुआ, इसलिए इस कालखंड को कह देते हैं सिद्धांतों का स्वर्ण काल, गोल्डन एरा ऑफ प्रिंसिपल। ये जो कालखंड है उसको ये कहते हैं। जो तीसरा कालखंड है, वो तीसरा कालखंड हम बांटते हैं 1938 से लेकर के 1947 तक का, लगभग 10 साल का ये कालखंड जो है बांट देते हैं 1938 से 47 तक का। और इसमें बहुत सारी, एक तरह से मैं कहूँगा कि जितना आगे बढ़ रहे थे वो रिवर्स हुए, और मैं अभी डिटेल से इसका विवेचन करूँगा। इसको कह देते हैं चुनौती का काल, एरा ऑफ चैलेंजेस। इसकी जिक्र करेंगे, साइमन आएगा, नहीं है रॉबर्ट डहल आएगा, और बहुत सारे लोग आएंगे। इसी तरह से एक और कालखंड हम लेते हैं, वो लेते हैं 1948 से लेकर के 1970 तक का जो समय है, और इस कालखंड को कह देते हैं, ये अपने आप में बहुत बुरा पीरियड था लोक प्रशासन के लिए, अस्तित्व का संकटावस्था या संकट काल, द एरा ऑफ क्राइसिस ऑफ द आइडेंटिटी। बहुत बुरा दौर रहा है। और फिर फाइनली 5वां चरण जो होता है वो होता है 1971 से टिल नाउ, अब तक कर देते हैं। और
इसके अलग अलग नाम है। इसे कुछ लोग अंतर्विषय काल भी कहते थे, कुछ लोग लोक नीति काल भी कहते थे, पब्लिक पॉलिसी एरा। नहीं, ये मोटे तौर पर, तो मोटे तौर पर 5 चरणों में हम बांटते हैं। पहला चरण 1887 से 1926 तक का नहीं है, राजनीति प्रशासन द्विभाजन। पॉलिटिक्स चरण ही अपने आप में महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से, पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन डायक्टोमी। दूसरा चरण 27 से लेकर 1927 से लेकर 37 तक का पीरियड, इसे सिद्धांतों का स्वर्ण काल, गोल्डन एरा ऑफ प्रिंसिपल्स। 1938 से लेकर 1900, ये सेकंड चरण हो गया। ये थर्ड चरण, थर्ड स्टेज, ये 1938 से लेकर 1947 तक चुनौती का काल, एरा ऑफ चैलेंजेज। और 1948 से लेकर 1970 तक का ये कौन सा चरण, ये फोर्थ चरण, और इसे अस्तित्व का संकट काल। और ये फिफ्थ चरण जो 1971 से लेके टिल नाउ अब तक का जो पीरियड है, वो जो है आपका अंतर्विषयी काल भी कह देते हैं, लोक नीति काल भी कह देते हैं। कुछ पुस्तकों में 1970 से लेकर 1990 तक को इंटरडिसिप्लिन नहीं, और 1990 के बाद वाले को लोक नीति काल कह देते हैं। मतलब अलग अलग पुस्तकों में यहाँ थोड़ा सा आगे चल के, बाकी हम जो मान रहे हैं वो 5 चरणों में, जो 90% से ज़्यादा लोगों का भारत में यही मानना है कि हम 5 स्टेजों में ही पढ़ेंगे। हालांकि कुछ बुक्स में आपको वेरिएशन यहाँ देखने को मिलता है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मान्य है वो विचार मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। एक एक की बात करेंगे, एक एक को देखेंगे। और सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम 1887 से 1926 तक का राजनीति व प्रशासन का, पॉलिटिक्स एंड डायक्टोमी ऑफ पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये फेज देखेंगे सबसे पहले। और स्टूडेंट, कुछ बातें तो हमने कर ली है। क्या कर ली है कि इस फेज की एक बात हम लोग कर चुके हैं। कौन सी बात? यही कि 1887 में वुड्रो विल्सन साहब का आर्टिकल पब्लिश हुआ था। कौन सा आर्टिकल पब्लिश हुआ था? वुड्रो विल्सन साहब का आर्टिकल पब्लिश हुआ था, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। दोबारा लिख देता हूँ, अभी पहले भी मैंने आपको बताया था, द स्टडी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। इस आर्टिकल में ये भी मैंने आपको बताया था कि पॉलिटिकल साइंस क्वार्टरली नामक मैगजीन में ये पब्लिश हुआ था, उसके कारण मैंने डिटेल से आपको बताया। इस आर्टिकल में वुड्रो विल्सन साहब ने कुछ मुद्दे उठाए। उन्होंने क्या मुद्दे उठाए? उन्होंने मुख्य तौर पर जो सबसे प्रमुख मुद्दा उठाया वो ये उठाया कि राजनीतिक विषय कभी प्रशासनिक विषय नहीं हो सकते। हालांकि प्रशासनिक विषय राजनीतिक के विषय हो सकते हैं, क्योंकि राजनीति प्रशासन का लक्ष्य तय करती है। उन्होंने कहा कि नीति निर्माण को, सबसे बात, नीति निर्माण को, इस बात को हमको नोट कर लेना चाहिए, नीति निर्माण को किससे? नीति क्रियान्वयन से पृथक कर देना चाहिए। इन दोनों को पृथक कर देना। कारण भी बताया उन्होंने बताया कि किसी भी संविधान का निर्माण चाहे आप कितना भी बढ़िया कर दो, संविधान का निर्माण करना सरल है, लेकिन उसका क्रियान्वयन करना क्या है? बहुत कठिन होता है। क्रियान्वयन का काम किसका होता है? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। मोटे तौर पर वुड्रो विल्सन ने कहा कि नीति निर्माण को नीति क्रियान्वयन से बिल्कुल अलग कर देना चाहिए। उससे पहले ये विचार नहीं था। इसी विभाजन को, मतलब राजनीति के प्रशासन के विभाजन को क्या कहते हैं? विल्सोनियन वाद। क्योंकि वुड्रो विल्सन ने कहा था, इसके लिए इसको क्या कहते हैं? विल्सोनियनिज्म, विल्सोनियन वाद। उन्होंने एक और बात कही कि जो प्रशासन का जो नीति क्रियान्वयन वाला पार्ट है, जिसे हम लोक प्रशासन कहें, मतलब नीति क्रिया, हालांकि उस समय लोक प्रशासन जैसी टर्म सीधे सीधे नहीं यूज ली थी, प्रशासन वर्ड कह रहे थे। तो जो नीति क्रियान्वयन का पार्ट है, वो नीति क्रियान्वयन के पार्ट को इतना ईजिली नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि इसका एक विज्ञान विकसित करना चाहिए। मतलब वुड्रो विल्सन साहब प्रशासन के एक विज्ञान के विकास पर बल देते थे। तो वुड्रो विल्सन साहब ने पहली बार रेखा खींची किसकी? पॉलिसी मेकिंग से पॉलिसी एग्जीक्यूशन को अलग किया जाए और पॉलिसी एग्जीक्यूशन के पार्ट का एक विज्ञान विकसित किया जाए। इसे क्या कहते हैं? इसे विल्सोनियन वाद कहते हैं। निश्चित तौर पर ये बात आई होगी। अब आपको
एक विचार जरूर आ रहा होगा यहाँ कि सर क्या वास्तव में केवल वुड्रो विल्सन ने लिखा था कि ऐसा लेख और किसी ने नहीं लिखा? आपके विचार में जरूर ये बात आ रही होगी। निश्चित तौर पर स्टूडेंट्स, उस समय वुड्रो विल्सन के अतिरिक्त भी बहुत सारे अन्य विचारक थे जिन्होंने इस तरह की बातें लिखी थी, और कुछ ने तो बहुत ही बेहतर तरीके से लिखा था। हालांकि वुड्रो विल्सन साहब के आर्टिकल में इतना क्लियर भी नहीं था। तो आप फिर मेरे से ये जरूर पूछोगे कि फिर सर वुड्रो विल्सन साहब को ही हम फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्यों कहते हैं? तो इसका जवाब, इस बारे में पूरा समाज बटा हुआ है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो थिंकर्स, विचारक हैं। बेसिकली इसके पीछे वजह यह है क्योंकि वुड्रो विल्सन बाद में अमेरिका के राष्ट्रपति बने 1911 में, 8 साल तक राष्ट्रपति बने। इतना ही नहीं, 1919 में वुड्रो विल्सन को अपने काम के लिए, जो एक काम ये भी था, उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त होता है। आप मुझसे पूछोगे सर इसका क्या संबंध है? इसका संबंध है, क्या संबंध? एक व्यक्ति जिसने एक थ्योरी दी वो अमेरिका का राष्ट्रपति बनता है और बाद में उसे नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त होता है, तो आप इतना तो समझ गए होंगे कि उसके विचारों को गंभीरता मिल जाती है, बल्कि उनके विचारों का गुणगान भी होने लगता है। और विशेषकर उन देशों में तो ज़्यादा होता है जहाँ सोसाइटी थोड़ी सी, हम कहते हैं प्रिज्मेटिक सोसाइटियाँ होती हैं। यही बात यहाँ लागू होती है कि वुड्रो विल्सन साहब के विचार तो थे, उन्होंने कहा भी था, लेकिन फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में उनको स्थापित किया गया। उसके पीछे एक वजह, बाद में वुड्रो विल्सन साहब का अपना एक कद, अपना एक स्टेटस होना भी था। तो आप मेरे से ये ज़रूर पूछना चाहोगे यहाँ पे कि सर फिर वुड्रो विल्सन के अतिरिक्त और किसके प्रयास थे? वुड्रो विल्सन के अतिरिक्त जो अच्छे प्रयास थे, अच्छे प्रयास, मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छा प्रयास, वो था फ्रैंक जे गुडनाउ का। फ्रैंक जे गुडनाउ का बहुत अच्छा प्रयास था। इनकी पुस्तक थी, फ्रैंक जे गुडनाउ की पुस्तक थी पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। कब की बात है? 1900 ईस्वी की बात है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या था इस पुस्तक में? इस पुस्तक में पहली बार क्लियरली डिवीजन किया गया था, नीति निर्माण को नीति क्रियान्वयन से अलग किया जाए। बहुत क्लियरली डिवीजन था। आप कहोगे कि ऐसा क्या था? इन्होंने बहुत सारी बातें की, उनमें से एक कोटेशन या एक बात सबसे ज़्यादा लोगों की ज़बान पे है। वो है वुड्रो जो है गुडनाउ साहब ने कहा था कि राजनीति राज्य की इच्छा को प्रदर्शित करती है, जबकि प्रशासन उस इच्छा का क्रियान्वयन करता है। मतलब पॉलिटिकल साइंस का काम है इच्छा बताना, और उस इच्छा को पूरा करना ये प्रशासन का काम है। आपको जान के ताज्जुब होगा मित्रों कि फ्रैंक जे गुडनाउ को ज़्यादातर अमेरिकन नहीं है, अमेरिका के लोग, मतलब इसे फादर ऑफ अमेरिकन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी कहते हैं। फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वुड्रो विल्सन, फादर ऑफ अमेरिकन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन गुडनाउ। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का उद्भव कहाँ हुआ? अमेरिका में। दुनिया में लोक प्रशासन का जनक किसे कह रहे हैं? वुड्रो विल्सन। और अमेरिका वाले क्या कह रहे हैं? नहीं साहब, हम गुडनाउ को मानेंगे। ऑनेस्टी है, फर्क है। ये फ़र्क आप पता करते रहिए, और भी बहुत सारी चीज़ों में पता लगता रहेगा कि बहुत सारे डेवलप्ड कंट्रीज़ में जो एथिक्स और वैल्यूज़ है वो कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं। आज भी अमेरिका के लोग कहते हैं फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कौन है, तो वो गुडनाउ का नाम लेते, वो वुड्रो विल्सन को श्रेय नहीं देते हैं। इसलिए एक अगर हमारे यहाँ क्वेश्चन आता है कि लोक प्रशासन का जनक कौन है, तो हम हमेशा वुड्रो विल्सन ही देंगे, क्योंकि भारत में इसी चीज़ की मान्यता है। लेकिन अगर कहीं लिखा हुआ ही आ जाए कि अमेरिकन लोक प्रशासन के जनक कौन है, तो फिर फ्रैंक जे गुडनाउ। पुस्तक का नाम पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। कब लिखी गई? 1900 से। एक तीसरा और विचार आता है यहाँ पे, एक तीसरा और विचार आता है, और तीसरे विचार का नाम है एल डी वाइट। तीसरे व्यक्ति का नाम है एल डी वाइट। एल डी वाइट की जो पुस्तक है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एल डी वाइट ने जो पुस्तक लिखी वो लिखी इंट्रोडक्शन टू दी
स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। आप कहोगे कि सर ये ऐसी पुस्तक का इतना जिक्र क्यों कर रहे हो? बेसिकली दिस वाज द फर्स्ट टेक्स्ट बुक ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। लोक प्रशासन की पहली टेक्स्ट बुक जो लिखी वो एल डी वाइट ने लिखी, और उन्होंने मोर एंड लेस वही बातें जो है लिखी है। लेकिन टेक्स्ट बुक क्या होती है? जो दूसरों का लिखा हुआ है उसको एक साथ कलेक्ट करते हैं, दैट इज टेक्स्ट बुक। और रेफरेंस बुक कौन सी होती है? जैसे ये अपने विचारों से सृजन, अपने विचारों से, जैसे मैंने ये पुस्तक लिखी है देश के विमर्श, ये बेसिकली एक रेफरेंस बुक है क्योंकि ये मेरे अपने विचार हैं। तो इसी तरह से दो टेक्स्ट बुक, जैसे ही कोई टेक्स्ट बुक होती है या आई, उसके बाद में लोक प्रशासन को एक एकेडमिक पहचान मिली, एक अकादमिक पहचान मिली। 1887 से 1926 तक इस यात्रा में क्या हुआ कि बार बार इस चीज़ पे फोकस किया गया कि लोक प्रशासन राजनीतिक विज्ञान से अलग है। इसलिए कई बार सवाल ये आता है कि लोक प्रशासन का फादर कौन, मतलब उसका मदर सब्जेक्ट कौन है, कहाँ से आया? तो पॉलिटिकल साइंस। और आज भी पॉलिटिकल साइंस के एक पार्ट के रूप में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाते हैं। और जो स्टूडेंट नेट की तैयारी करते हैं, एकेडमिक तैयारियां करते हैं, मैं उन्हें जानकारी देना चाहूँगा इस बारे में कि भारत के सुप्रीम कोर्ट ने एक केस के संदर्भ में ये कहा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिकल साइंस दो सब्जेक्ट ज़रूर है, लेकिन ये दोनों सब्जेक्ट इतने क्लोजली है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से नेट और पीजी किया हुआ स्टूडेंट पॉलिटिकल साइंस में अपॉइंटमेंट हो सकता है, और पॉलिटिकल साइंस से नेट और पीजी किया हुआ स्टूडेंट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के शिक्षक के रूप में अपॉइंटमेंट हो सकता है। मतलब आज भी ये दो स्ट्रीम के सब्जेक्ट ज़रूर है, लेकिन इन्हें भारत के सुप्रीम कोर्ट, भारत की न्यायिक व्यवस्था और यूजीसी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग दो स्ट्रीम में होते हुए भी इनके एक दूसरे की जो है अपॉइंटमेंट सिस्टम में शामिल किया गया। इसलिए आज भी ये एक दूसरे के साथ पढ़ाया जाता है। पॉलिटिकल साइंस के साथ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाते हैं, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी जो है पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन एक पूरा पेपर चलाते हैं। तो ये एक वजह मैंने आपको बताया। इसीलिए एक विचारक का नाम है, और वो विचारक बड़ा इंटरेस्टिंग है, उसे आप ज़रूर देखेंगे हम कहीं। विचारक का नाम है रॉबर्ट टी कोलंबस्की। विचारक जो है वो, उसका नाम है, मैं थोड़ा सा ये मिटा ही देता हूँ। विचारक का नाम है रॉबर्ट टी कोलंबस्की। शॉर्ट लिख दो, कोलंबस्की। तो रॉबर्ट टी कोलंबस्की ने एक विचार दिया कि मैं किसी भी चीज़ को देखूं तो मैं दो तरीके से देख सकता हूँ, लोकस और फोकस। लोकस एंड फोकस, दो तरीके से देख सकता हूँ। किसी भी विचार को मैं दो तरीके से देख सकता हूँ, एक है मैं लोकस, दूसरा है फोकस। क्या है लोकस और फोकस? लोकस का मतलब होता है उस विषय का किसी समय में स्थान क्या, और फोकस का मतलब होता है वो विषय किस दिशा में जा रहा है। मतलब लोकस उस सब्जेक्ट का स्पेस बताता है, और फोकस उस सब्जेक्ट के भीतर क्या चल रहा है वो बताता है। और रॉबर्ट टी कोलंबस्की ने लोक प्रशासन के चरणों को अपनी दृष्टिकोण से भी देखा, तो लोक प्रशासन के विकास के चरण के संदर्भ में कहा कि जो फर्स्ट फेज ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है 1887 से 1926 तक का, उसमें पूरी बात किस पे हो रही थी? लोकस पे। लोकस क्या है? लोकस है कि लोक प्रशासन राजनीतिक विज्ञान से अलग है भैया, उसका स्थान अलग है। लोकस क्या? स्थान। तो रॉबर्ट टी कोलंबस्की के अनुसार जो पहला चरण है विकास यात्रा का, उस पर किस पे फोकस रहा? उस पे लोक प्रशासन के लोकस पे फोकस रहा। लोक प्रशासन राजनीतिक विज्ञान से अलग है, इसलिए इसके लोकस पे फोकस हुआ। निश्चित तौर पर ही आपको फर्स्ट स्टेज ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो ज़रूर समझ में आएगी। यह विकास यात्रा 1926 तक हम आ गए हैं। आगे चले, आगे की यात्रा पर ले चलता हूँ, और अब ज़रूर थोड़ी सी स्पीड से मैं आपको बता सकता हूँ चीज़ों को। जो दूसरी विकास यात्रा है वो है सिद्धांतों का स्वर्ण काल, गोल्डन एरा ऑफ द प्रिंसिपल। स्टूडेंट नाम पढ़ता है, उसके पीछे की अपनी एक वजह होती है। जो दूसरी विकास यात्रा है उसकी वजह क्या है? क्योंकि बेसिकली
जब नया नया सब्जेक्ट ये बना और ये बना कि ये तो पॉलिटिकल साइंस से अलग है, तो आपको पता है क्या होता है। कोई चीज़ नई नई आती है और वो आती पॉपुलर होती है तो क्या होता है, निश्चित तौर पर ही जब ये चीज़ होती है तो एक एक भूचाल आता है, लोग टूट पड़ते हैं। और लोगों के भीतर होता क्या है, लोगों के भीतर एक रिकग्नाइजेशन, मेरा भी इतिहास में नाम दर्ज हो जाए, यही हुआ। लोक प्रशासन का एक विषय के रूप में जब उद्भव हो चुका है, अलग एक स्थापित हुआ, तो जो विचारक जहाँ अलग अलग स्ट्रीम में जो पढ़ रहे थे, जो रिसर्च कर रहे थे, वो सब लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आए और उन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आते ही लिखना शुरू किया। एक बुक निकली, 2 बुक निकली, 3 बुक निकली, 4 बुक निकली। बुक ही नहीं निकली मित्रों, हुआ ये कि उन सारी पुस्तकों के भीतर प्रिंसिपल बताने, किसी ने 10 प्रिंसिपल बताया, किसी ने 20 प्रिंसिपल बताया, किसी ने 5 प्रिंसिपल बताया। लोक प्रशासन जो नीति क्रियान्वयन का एक एरिया है, वो एक यूनिवर्सल एरिया है। वहाँ ये नियम सिद्धांत होंगे। सिद्धांत कहाँ लागू होते हैं? सिद्धांत वहाँ लागू होते हैं जिसका अपना एक विज्ञान हो। क्या होने लगा, लोक प्रशासन के विद्वानों ने क्या लिखी, बहुत सारी पुस्तकें लिखी। उन पुस्तकों के भीतर क्या लिखा, उन पुस्तकों के भीतर बहुत सारे सिद्धांत प्रिंसिपल दिए। इन सिद्धांतों को क्या बनाया, सिद्धांत है होते ही कैसे हैं, सार्वभौमिक बनाया। सिद्धांत सार्वभौमिक बने तो लोक प्रशासन को क्या दर्जा दिया जाने लगा, लोक प्रशासन को एक विज्ञान बनाया जाने लगा। इसीलिए इतने सिद्धांत बने कि इस पूरे कालखंड को, जो 10 साल का जो कालखंड है, 27 से लेकर 37, ये 11 साल का जो कालखंड है, उस कालखंड को गोल्डन एरा ऑफ प्रिंसिपल्स बोलते हैं। लेकिन खास बात यह है कि क्या ये सिद्धांत जो सार्वभौमिक रूप से घोषणा कर दी गई और इनको विज्ञान के रूप में भी घोषणा कर दी गई, क्या वास्तव में ये सिद्धांत शोध से बने? क्या उनके लिए कुछ प्रयोग हुए? जवाब है ना। तो ये सिद्धांत कैसे बने? ये सिद्धांत थे वो कैसे बने? अनुभव मूलक थे। ये सिद्धांत अनुभव आधारित थे। ये सिद्धांत कल्पना आधारित थे। सिद्धांत सिद्धांत सिद्धांत। इसीलिए इस तरह की चीज़ें जो अनुभव और कल्पना आधारित जो सिद्धांतों का निर्माण किया, इसीलिए ये विचारक जो ये सारा काम करें, इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम क्लासिकल थिंकर्स बोलते हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जितने भी क्लासिकल थिंकर्स हैं वो उसी फेज में, 90% थिंकर्स इसी फेज में आते हैं। और लोक प्रशासन के जो ये क्लासिकल थिंकर्स हैं उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी। जैसे पहली पुस्तक जो है वो है विलोबी की। आप कुछ चीज़ें देख सकते हो विलोबी की। 1927 में ये पुस्तक लिखते हैं। क्या? प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। पूछते हैं, आपको ये याद करना पड़ेगा। नाम ही क्या था? लोक प्रशासन के सिद्धांत। बहुत सारे सिद्धांत दिए। और की पुस्तकें, मेरी पार्कर फोलेट, आप इसे लोक प्रशासन में देख सकते हो। किस रूप में देख सकते हो? बेसिकली लोक प्रशासन के क्लासिकल थिंकर्स में ये एकमात्र फीमेल महिला थिंकर है। उन्होंने विचार दिया था किसका? एकीकरण का सिद्धांत। डिटेल से पूरा एक विचार होता है तो थिंकर्स होते हैं। उनकी पुस्तक थी क्रिएटिव एक्सपीरियंस। 1924 में पहले पब्लिश हुई, 1929 में उसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन हुआ, तब लोगों को पता लगा। इसी तरह से हेनरी फ्योल की पुस्तक जो है, हेनरी फ्योल का ये भी काफ़ी बड़ा नाम है। हेनरी फ्योल की पुस्तक थी, ये भी बहुत इसमें योगदान दिया उन्होंने। POCC का कंसेप्ट दिया। डिटेल से होगा, मैं ज़्यादा यहाँ नहीं बताऊँगा। उनकी पुस्तक थी जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। बेसिकली ये पुस्तक 1916 में फ्रेंच लैंग्वेज में पब्लिश हुई और बाद में यही पुस्तक 1929 में अंग्रेजी में ट्रांसलेट हुई, तब दुनिया को पता लगा। नहीं है। इसी तरह से और भी पुस्तकें हैं, मैं बता सकता हूँ और पुस्तकें। और वो ये पुस्तकें इसमें याद रखना कि एग्जाम में यही पूछते हैं वो। एक पुस्तक थी ऑर्डवेटिड की। ऑर्डवेटिड की पुस्तक थी। ऑर्डवेटिड की पुस्तक है
पुस्तक का नाम क्या था? ऑनवर्ड इंडस्ट्री। ऑनवर्ड इंडस्ट्रीज, ये पुस्तक थी, ये भी काफ़ी इसके संदर्भ में थी। एक ओडवेटिड की यही पुस्तक बाद में जो है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के नाम से पब्लिश हुई। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल अदा किया इन सिद्धांतों के स्वर्ण काल में, वो लूथर गुलिक, जिनका नाम बार बार आपने पहले भी सुना होगा, लूथर गुलिक और लिंडल उर्विक, मैंने शॉर्ट में लिखा उर्विक, लिंडल उर्विक, एल उर्विक भी बोलते हैं। इनकी पुस्तक 1937 में पब्लिश हुई थी और पुस्तक का नाम था पेपर्स ऑफ द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। पेपर्स ऑफ द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, नाम से ही पता लग रहा होगा। वो पेपर, वो पुस्तक जो लोक प्रशासन को क्या बना रही हो, विज्ञान बना रही हो, जिसमें बहुत महत्वपूर्ण प्रिंसिपल हम बार बार देखते हैं, जिसमें बहुत महत्वपूर्ण प्रिंसिपल जो है वो दिया गया था। कौन सा प्रिंसिपल? पोस्ट कॉर्प, जिसमें लोक प्रशासन की 7 गतिविधियाँ, आज भी हम इसे पढ़ते रहते हैं। इसमें और भी बहुत सारे प्रिंसिपल्स दिए गए थे। गुलिक साहब ने जो है पहले 8 प्रिंसिपल बताए थे, फिर 29 प्रिंसिपल बताए थे, ने उर्विक ने 10 प्रिंसिपल बताए थे। तो ये जो अलग अलग प्रिंसिपल बताए, उनमें से पोस्ट कॉर्प तो बहुत पॉपुलर हुआ है। तो ये जो प्रिंसिपल बताए हैं अलग अलग ने, चाहे वो विलोबी साहब हो, चाहे वो मेरी पार्कर फोलेट साहिबा हो, चाहे वो ओडवेटिड हो, चाहे गुलिक साहब हो, चाहे उर्विक साहब हो, चाहे हेनरी फेलिट साहब हो, उनकी अलग अलग प्रिंसिपल्स बताए। तो 1937 तक आते आते तो ये हो गया था कि एक जो नया विषय बना है, बेसिकली वो इतना साइंटिफिक सब्जेक्ट है कि कैरियर की असीम संभावना है। क्योंकि जो साइंटिफिक सब्जेक्ट होता है कि उसे बीइंग ए साइंस एस्टेब्लिश कर दिया। और उसमें कि साइंस किसको कहते हैं? साइंस उसे कहते हैं जिसमें प्रिंसिपल हो, जो कारणता के सिद्धांत हो, जो तथ्य पर आधारित हो। नहीं है, प्रिंसिपल का मतलब ही क्या होता है? प्रिंसिपल होता है जो कारण कार्य पर आधारित हो। ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, अगर ये और ये 2 + 2 4 ही होगा, तो ये जो कारण कार्य का जो सिद्धांत है उससे क्या बनते हैं? उससे प्रिंसिपल बनते हैं। प्रिंसिपल से फिर थ्योरीज बनती है। तो 10 साल का ये जो पीरियड था, उस पीरियड में प्रिंसिपल्स बने। लेकिन एक बात को ध्यान रखिएगा जो मैं आपको बताऊं, ये प्रिंसिपल कैसे बने हैं? ये प्रिंसिपल बने हैं अनुभव आधारित, काल्पनिक, इमेजिनेशन बेस्ड। क्या इसके लिए एक्सपेरिमेंट किया गया? नहीं। क्या इसके लिए रिसर्च हुआ? नहीं। तो इमेजिनेशन के बेस पे प्रिंसिपल बनाए गए, जिसने अपने काम के दौरान देखा कि ऐसा करने से मोटिवेट होते हैं, तो चलो मोटिवेशन का प्रिंसिपल हो गया। लीडरशिप में ये करते हैं, ये 5 गतिविधियां होती है मैनेजमेंट की। तो जो जनरल अनुभवों से, जिन प्रशासकों के जो जनरल अनुभव थे, उन जनरल अनुभवों से प्रिंसिपल बने। अब आप कहोगे कि क्या ये दौर यहीं पे हम ख़त्म क्यों मानते हैं? ऐसा क्या होता है आगे? तो मित्रों, आगे जो चीज़ होती है वो अपने आप में काफ़ी बड़ी चीज़ है। आगे क्या चीज़ होती है? आगे मैं इसका नाम बताने से पहले मैं कहानी बता रहा हूँ। आगे 1938 की बात है, 37 तक तो हो ही गए। 1938 की बात है। एक विचारक का नाम था चेस्टर इरविन को मैं लिख रहा हूँ आई बर्नार्ड, चेस्टर आई बर्नार्ड। आप कह रहे हो, सोच रहे होंगे सर ये क्या बता रहे हो? चेस्टर आई बर्नार्ड एक विचारक का नाम है। क्या था? इन विचारक थे, उनकी आप प्रसिद्धि या उनका गुणगान आप सुन सकते हो। कैसे सुन सकते हो? कि ये बर्नार्ड साहब ग्रेजुएट नहीं थे, उसके बावजूद भी बर्नार्ड साहब को 7 यूनिवर्सिटीज ने डॉक्टरेट की उपाधि दी। एक नहीं, 7। एक पीएचडी करने में अपने पसीने आ जाते हैं, बाल धोले हो जाते हैं। नहीं, बाल सफ़ेद नहीं होते, बिल्कुल हो जाते हैं। तो आप देखिएगा कि चेस्टर बर्नार्ड साहब ने जो 7 पीएचडी, आप सोचिए, और डॉक्टरेट नहीं है, ग्रेजुएट नहीं है। क्यों? क्योंकि इनका मैनेजमेंट में, एडमिनिस्ट्रेशन के जगत में इनके जो अनुभव थे एक सफल प्रशासक के रूप में,
वो बहुत प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके थे। आप कहोगे कि क्या इससे, इस सारी प्रक्रिया से क्या है? चेस्टर बर्नार्ड साहब एक पुस्तक लिख रहे हैं। पुस्तकें बहुत मुश्किल से निकलती है मित्रों, मुझे पता है मेरी पुस्तक निकली है तो कितनी मेहनत होती है। पुस्तकें बहुत मेहनत से निकलती है। उन्होंने लंबे प्रयासों के 2-3 साल की लगातार जो है लिख करके एक पुस्तक निकाली, और पुस्तक का नाम था दी फंक्शन दी फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव दी फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव। कब की बात है? 1938 की बात है। दी फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव, हिंदी में कह सकते हैं कार्यपालिका के कार्य। कार्यपालिका किसको कहते हैं? संगठन के भीतर ये जो चीफ एग्जीक्यूटिव होती है, जो शीर्ष पर बैठती है, इसे कार्यपालिका कहते हैं। कार्यपालिका, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बोलते हैं, CEO इसे। तो इसके क्या कार्य है? मतलब एक तरह से प्रशासन पर, मैनेजमेंट पर लिखी हुई वो पुस्तक जो बहुप्रतीक्षित पुस्तक हो, नहीं है? जैसे हैरी पॉटर की पुस्तकें आती है, आने से पहले ही प्रचार प्रसार हो जाता है, ऐसे ही इस पुस्तक का भी आने से पहले ही काफ़ी प्रचार प्रसार हुआ। और निश्चित तौर पर ही अपेक्षा की जा रही थी कि इतना बड़ा विद्वान जब पुस्तक लिख रहा है तो गुलिक साहब ने इतने बताए, हुरविक साहब ने इतने बताए, ऑडवे टिड ने इतने बताए, फेयोल ने इतने बताए, तो निश्चित तौर पर ही चेस्टर बर्नार्ड से तो क्या अपेक्षा की जा रही थी? यही अपेक्षा की जा रही थी कि बर्नार्ड साहब की पुस्तक में तो बहुत सारे नए प्रिंसिपल आएंगे। मित्रों, हुआ ये कि बर्नार्ड साहब की पुस्तक में दी फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव में नहीं है, एक भी सिद्धांत नहीं था, एक भी प्रिंसिपल नहीं था। क्या हुआ? धक्का लगा। किसको? लोक प्रशासन के सिद्धांतों को। क्यों? इसलिए कि इतने बड़े विद्वान व्यक्ति ने अपनी पुस्तक में एक सिद्धांत नहीं बताया। आप कहोगे कि ऐसा होने में क्या हो गया? एक स्ट्रीम चल रही थी, हर विचारक अपनी पुस्तक में नए नए सिद्धांत दे रहा था। एक सबसे बड़ा विचारक आता है, उसने कोई क्रिटिक्स नहीं की किसी सिद्धांत की, लेकिन अपना कोई प्रिंसिपल नहीं दिया। यहां से संदेह का बीज शुरू होता है। सोचने पे मजबूर होते हैं, सिद्धांतों में कुछ तो गड़बड़ जरूर है, निश्चित तौर पर ही कुछ गड़बड़ जरूर है। एक नया विचार शुरू होता है, कहीं सिद्धांतों में गड़बड़ तो नहीं है। यही हुआ। जब इस तरह से लोगों ने सोचना शुरू किया तो सिद्धांतों का परीक्षण करना शुरू किया, और जैसे ही परीक्षण करना शुरू किया तो सिद्धांत धराशायी होना शुरू हो गए। क्या हुआ? लोक प्रशासन के सिद्धांतों को चुनौती मिलती है। इसमें जो सबसे बड़ा नाम है जिसने ये काम किया, उसका नाम है हर्बर्ट साइमन। डिसीजन मेकिंग पे बहुत बड़ा काम किया, नोबेल पुरस्कार मिला है इन्हें भी इकोनॉमिक्स का। हर्बर्ट साइमन ने 1946 में एक पुस्तक लिखी थी, प्रोवर्ब्स ऑफ प्रिंसिपल्स। प्रोवर्ब्स का मतलब क्या होता है आप जानते हो? प्रोवर्ब्स का मतलब होता है मुहावरे, लोकोक्तियां। प्रोवर्ब्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, सिद्धांतों की लोकोक्तियां। साइमन साहब ने कहा कि जितने भी सिद्धांत है वो लोकोक्तियां हैं। लोकोक्तियां क्या होती है? लोगों की उक्तियां। मुहावरे, मुहावरे क्या होते हैं? उक्तियां होती है ना, एक जगह दूसरी, दूसरी जगह दूसरी, तीसरी जगह अलग हो जाती है, नहीं है? 1 और 1 11, संगठन में शक्ति है, हम बोलते ना। फिर एक दूसरा आएगा और दूसरा कभी बोलेगा एकला चलो। आप समझ में नहीं आ रहा, अभी तो कह रहा था 1 और 11, अभी कह रहा है एकला चलो। हाँ, लोकोक्तियाँ ऐसी होती है, हर लोकोक्ति के विरुद्ध एक दूसरी लोकोक्ति बन जाती है। वो कोई विज्ञान और कोई यूनिवर्सल तो होती नहीं है। साइमन साहब ने कहा कि यही है, ये सिद्धांत भी ऐसे ही हैं, लोकोक्तियों की भांति है। कैसे? उन्होंने दावा किया कि हर सिद्धांत के विरुद्ध एक दूसरा सिद्धांत मैं दे सकता हूं, और वो जो दूसरा सिद्धांत होगा वो पहले सिद्धांत को काट देगा। स्पान ऑफ कंट्रोल और हायरार्की दोनों एक साथ नहीं हो सकते, बताया उन्होंने।
क्या हुआ, लोक प्रशासन के सिद्धांत एक एक करके धराशायी होने लगे। फिर उन्होंने कहा कि अगर वास्तविक विज्ञान विकसित करना है तो ऐसा नहीं होगा। इसीलिए 1947 में एक और पुस्तक लिखते हैं। पुस्तक का नाम है एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर। कौन लिख रहा है? हर्बर्ट साइमन। क्या लिखता है? कहते हैं अगर आपको वास्तविक विज्ञान विकसित करना है तो माइक्रो स्टडी करनी पड़ेगी। माइक्रो स्टडी का मतलब एक सब्जेक्ट का, एक पार्ट का एक पॉइंट लीजिए, रिसर्च करते हैं ना, उसका फिर बारीकी से अंदर जाके स्टडी कीजिए, फैक्ट लेके आइए, फैक्टों की तुलना कीजिए, फिर आप निकालते, फिर कोई बात कहते हो तो फिर उसका एक विज्ञान होता है। उन्होंने कहा कि जो लोक प्रशासन के क्लासिकल थिंकर्स ने जो बात कही है वो तो हाइपोथेटिकल है, वो अनुभव आधारित है, उन्हें विज्ञान कैसे मान सकते हैं, उन्हें सिद्धांत कई कैसे सकते हैं, सिद्धांत ऐसे थोड़ी होते हैं। हर्बर्ट साइमन की ये चुनौती थी, इसने लोक प्रशासन के सिद्धांतों को एक चुनौती दे दी और उस चुनौती के सामने लोक प्रशासन के सिद्धांत टिक नहीं पाए। उसी समय एक नाम आता है, उन्होंने, होता है ना कि कई बार होता है ना, आग है और आग में घी और डाल दिया तो आग और तेज हो जाती है। उसी समय एक नाम आता है रॉबर्ट डहेल। उन्होंने आग में घी डालने का काम किया। रॉबर्ट डहेल क्या काम किया? उन्होंने एक पुस्तक लिखी। पुस्तक का नाम था 3 प्रॉब्लम्स ऑफ साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। लोक प्रशासन के विज्ञान होने में 3 समस्याएं। नाम यही है कि लोक प्रशासन विज्ञान नहीं हो सकता क्योंकि उसके होने में 3 समस्या हैं। 3 समस्या क्या है? उन्होंने 3 समस्याएं बताई। पहली समस्या कि लोक प्रशासन विज्ञान नहीं हो सकता भैया। क्यों? क्योंकि लोक प्रशासन की जो सामग्री है वो मनुष्य है, तो मनुष्य में मानवीय मूल्य होते हैं, तो मूल्य हमेशा चाहिए की बात करते हैं। व्हाट शुड बी वैल्यूज संस्कार, क्या होना चाहिए की बात करते हैं। और जहाँ चाहिए लग जाता है, जहाँ शुड लग जाता है, वहाँ विज्ञान नहीं हो सकता। पहली चीज। दूसरी चीज, लोक प्रशासन का संबंध बेसिकली मानव व्यवहार से है, ह्यूमन बिहेवियर से। तो मानव व्यवहार दुनिया का जटिलतम व्यवहार है, जिससे दुनिया का जटिलतम व्यवहार उसका पूर्वानुमान नहीं लगा सकते। एक ग्रुप से आप स्टडी करो, उसी ग्रुप से 2 घंटे बाद में दूसरे दिन बुला करके दोबारा डेटा कलेक्ट करो, आपका वेरिएशन आ जाएगा। विज्ञान विकसित नहीं हो सकता। दूसरी प्रॉब्लम। तीसरी प्रॉब्लम, लोक प्रशासन जिस वातावरण में काम करता है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक वातावरण में काम करता है, वो वातावरण खुद निरंतर गतिशील है। तो लोक प्रशासन उससे अंतरक्रिया करता है भाई साहब, जिससे तो जब वातावरण में बदलाव आता है तो उसका बदलाव प्रशासन के भीतर भी आएगा, जिससे क्या, जिससे आप यूनिवर्सल प्रिंसिपल नहीं बना सकते। ये 3 प्रॉब्लम्स कौन बताता है? मैंने लिखा नहीं है, मैंने आपको बोल के बताया। ये 3 प्रॉब्लम्स कौन बताता है? रॉबर्ट डहेल। तो रॉबर्ट डहेल ने लोक प्रशासन के विज्ञान होने में 3 समस्याएं बताई। तो अब क्या बात हुई इस पूरे काल में? चेस्टर आई बर्नार्ड साहब ने तो शुरुआत की, कहते ना संदेह का बीज बोया और उसे वट वृक्ष की भांति पल्लवित पुष्पित कर दिया। किसने? हर्बर्ट साइमन साहब ने। उन्होंने कहा लोक प्रशासन के ये जो सिद्धांत है वो तो मुहावरों के समान है, ऐसा थोड़ी होता है, आपको माइक्रो स्टडी करनी पड़ेगी। और फिर आग में घी कौन डाल दिया? रॉबर्ट डहेल साहब। लोक प्रशासन के विज्ञान होने में 3 समस्याएं। कुल मिलाकर के ये जो 10 साल का फेज है, जो 10 ईयर का फेज है, एरा ऑफ चैलेंजेस नाम देना ही था, चुनौती होगी। इस पूरे 10 साल के पीरियड में लोक प्रशासन के सामने एक चुनौती पेश हुई। अब इस चुनौती का सामना कर पाता है या नहीं कर पाता ये दूसरी बात है, लेकिन चुनौती पेश हुई। इसीलिए बहुत सारे विचारक, विशेषकर अमेरिकन विचारक, इस पीरियड को विकास का चरण कहते ही नहीं है, क्योंकि इसमें विकास नहीं हुआ, न ऊपर गया न नीचे आया, ये तो चुनौती पेश हुई। इसीलिए इस पीरियड को स्थिर अवस्था भी बोल देते हैं अमेरिकन, लेकिन हम यहाँ इसको कालखंड को नाम देते हैं चुनौती का काल। निश्चित तौर पर आपको ही है। अब आता है चौथा चरण। चौथा चरण है अस्तित्व की संकट अवस्था, एरा ऑफ क्राइसिस ऑफ द आइडेंटिटी।
अस्तित्व की संकट अवस्था, संकट काल, नाम से ही पता लग रहा होगा बहुत कुछ तो कि बहुत कुछ गड़बड़ हो चुका था। क्या गड़बड़ हुआ? बेसिकली 1948 के पश्चात, 1948 से लेकर के 1970 तक, 1948 के पश्चात जो 38 से 48 के बीच में जो चुनौती पेश हुई, क्या लोक प्रशासन ने उसका जवाब दिया? नहीं मिला। क्या हुआ? लोक प्रशासन के जो विद्वान थे उनको लगा भविष्य खतरे में है, हम तो आए थे दौड़ करके, भविष्य खतरे में है। क्या हुआ? इनके भीतर प्रतिक्रिया हुई उन सबको लेकर के। प्रतिक्रिया में क्या हुआ? दो तरह से प्रतिक्रियाएं होती है। कुछ क्या, मैं कहूँगा अधिकांश जो विद्वान थे वो वापस चले गए। कहाँ चले गए? वो वापस चले गए अपने मूल विषय राजनीति विज्ञान की, लौट गए। भैया जहां थे वहीं ठीक है। और जो शेष बचे, ये शेष ने क्या किया? ये जो शेष बचे, ये शेष क्या करें? जो शेष बचे उन शेष में से कहा, देखिए भाई हमारा आत्मसम्मान है, इसलिए हम वापस तो नहीं जाएंगे, लेकिन हम अब ये जो प्रशासन है, ये प्रशासन के साथ साथ में हम प्रबंधन की ओर मुड़ गए, मैनेजमेंट की ओर। लोक प्रशासन के अधिकांश लोग कहाँ चले गए? राजनीतिक विज्ञान की ओर। और बाकी के शेष लोग कहाँ चले गए? मैनेजमेंट की ओर। लोक प्रशासन का अस्तित्व खतरे में। इसीलिए इस पीरियड को क्या बोलते हैं? अस्तित्व का संकट काल। क्या वास्तव में इसमें अस्तित्व को संकट था? आया तो था, लेकिन याद रखिएगा मित्रों, जब संकट आता है तो ही नया सृजन होता है। दुनिया में हमेशा जो नए इनोवेशंस हुए हैं, जो नए आविष्कार हुए हैं, वो कब हुए हैं? जब संकट की परिस्थितियां रही है। ऐसा यहाँ भी हुआ है। इस पूरे पीरियड के बीच में अब जो प्रयास हुए वो पुरानी गलतियां नहीं दोहराते हुए, पुरानी गलतियों से सीखते हुए नए प्रयास होते हैं। और ये नए प्रयास अब ज़्यादा मैच्योर परिणाम देते हैं, कदम कदम के फूक रखते हैं। इन नए प्रयासों में एक नाम है F.W. रिक्स का नाम आता है, टोलकट पार्सन का नाम आता है, विडनर का नाम आता है, और बहुत सारे नाम आते हैं। लेकिन आपको पता हो, रिक्स और टोलकट पार्सन ने कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तुलनात्मक लोक प्रशासन का काम शुरू किया। अलग अलग देशों की प्रशासनिक व्यवस्थाओं की तुलना करना, भर्ती, अमेरिका की भर्ती, जापान की भर्ती, ब्रिटेन की भर्ती, भारत की भर्ती, वियतनाम की भर्ती, प्रशिक्षण, तुलनाएं, अलग अलग देशों की प्रशासनिक व्यवस्थाओं की तुलना की तो कुछ प्रिंसिपल निकले, और ये प्रिंसिपल ज़्यादा साइंटिफिक प्रिंसिपल निकलेंगे। क्योंकि अब कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में एक नई स्ट्रीम निकलती है। रिक्स साहब और विशेषकर विडनर साहब, इन दोनों ने मिलकर के विकास प्रशासन, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, विकास प्रशासन की नींव रखी। इसी काल में मैं क्या कह रहा हूँ, संकट आने के बाद में सिस्टमेटिक ढंग से प्रयास शुरू होता है। डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की विकासशील देशों के संदर्भ में, विकासशील जो डेवलपिंग कंट्रीज है, अब तक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किनका सब्जेक्ट था? डेवलप्ड कंट्रीज का, अमेरिका का। उससे निकल करके फिलीपींस, नहीं आपका वियतनाम, भारत, कंबोडिया, इन देशों के भीतर के लोक प्रशासन का स्टडी हुई। वहाँ प्रशासन का ढांचा कैसे हो, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, विकास प्रशासन की नींव रखी। इसके अतिरिक्त इसी पीरियड में जो सिस्टमेटिक ढंग से जो प्रयास हुआ, वो उसमें बहुत अहम योगदान है। हालांकि और भी चीज़ें हैं जो हम NPA में देखें। 1968 में आपका 1968 में आपका
मिन्नोब्रुक सम्मेलन हुआ 1968 में। मिन्नोब्रुक सम्मेलन होता है, मिन्नोब्रुक कॉन्फ्रेंस होती है, मिन्नोब्रुक अमेरिका में। और उसके भीतर से क्या निकलता है? उसके भीतर से नवीन लोक प्रशासन एनपीए निकलता है। बहुत सारे, ये पूरा टॉपिक है न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। कहने का मतलब क्या है कि ये जो चौथा चरण है, उस चौथे चरण में जब एक तरफ संकट आता है, लोग छोड़ के चले जाते हैं, तो दूसरी तरफ सिस्टमेटिक ढंग से प्रयास भी हो रहे हैं। और उन प्रयासों में कई बार आपसे पूछा जाता है, तुलनात्मक लोक प्रशासन पूरा एक चैप्टर है, विकास प्रशासन पूरा एक चैप्टर है, और इसी तरह से नवीन लोक प्रशासन पूरा एक चैप्टर है। तो अलग अलग संकल्पनाएं हैं, वो अलग अलग संकल्पनाएं इस चौथे चरण में आती है। तो संकट के साथ में नया सृजन भी होता है। ये था 1948 से 1970 का पीरियड। निश्चित तौर पर ही आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर होगी। अब हम अंतिम पड़ाव पे आ जाते हैं। जब नवीन लोक प्रशासन का उद्भव हुआ, फ्रैंक मेरिनी की एक पुस्तक आई, टुवार्ड ए न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मिन्नोब्रुक पर्सपेक्टिव, 1971 में पब्लिश हुई थी। नहीं है, ड्वाइट वाल्डो, जिन्होंने वुड्रो जो आपका मिन्नोब्रुक कॉन्फ्रेंस था, उस मिन्नोब्रुक कॉन्फ्रेंस में बहुत अहम योगदान दिया। उनकी एक पुस्तक भी आई थी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन टाइम ऑफ टर्बुलेंस। पहले एक आर्टिकल की सीरीज शुरू हुई थी, मैं कहीं बताऊंगा, एनपीए को पढ़ाऊंगा तब। फिर इनकी एक पुस्तक आती है। ड्वाइट वाल्डो साहब ने बिल्कुल एक नई बात कही कि लोक और निजी लोक और आपका राजनीति और प्रशासन का जो विभाजन है, कि ये राजनीतिक विज्ञान है, ये लोक प्रशासन है, ये घिसा पिटा, कई बार एग्जाम्स में पूछते हैं, ये घिसा पिटा शब्द बन चुका है। बल्कि राजनीति और प्रशासन अब अलग अलग नहीं है, बल्कि इन्हें एक दूसरे से मिला करके देखना चाहिए। नीति निर्माण, बिना प्रशासन के नीति निर्माण संभव नहीं है, और बिना राजनीति की नीति का क्रियान्वयन भी संभव नहीं है। इसलिए राजनीति प्रशासन जो द्विभाजन जो 1887 से शुरू हुआ, अब तक की यात्रा तक चला आ रहा था, कि राजनीति विज्ञान से लोक प्रशासन को अलग करने की जो बात थी, वो बात यहाँ कमज़ोर पड़ जाती है, बहुत हद तक धूमिल हो जाती है। और अब लोक प्रशासन का जो अध्ययन है, वो अन्य विषयों के साथ में शुरू होता है। तो पहला तो हुआ कि राजनीतिक विज्ञान और लोग ये जो अलग हुआ, इसीलिए इसका नाम जो है, कुछ विचारक इसको कहते हैं लोक नीति चरण। लोक नीति चरण क्यों? क्योंकि बेसिकली पब्लिक पॉलिसी फ्रेमिंग और पॉलिसी एग्जीक्यूशन अलग अलग नहीं है। एक तो ये विचार बना, और दूसरा विचार ये पनपा कि इसी पीरियड के भीतर कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है, उसे अकेला नहीं पढ़ना चाहिए, बल्कि उसके साथ उसको इंटरडिसिप्लिन तरीके से पढ़ना चाहिए, उसको इकोनॉमिक्स के साथ पढ़ना चाहिए, उसको पॉलिटिकल साइंस के साथ में जो है पढ़ना चाहिए, उसको जो है सोशियोलॉजी के साथ में पढ़ना चाहिए, उसे जो है एनवायरनमेंट के साथ पढ़ना चाहिए, उसे जो है लॉ के साथ में पढ़ना चाहिए, उसे जो है मैनेजमेंट के साथ पढ़ना चाहिए, उसे जो है साइकोलॉजी के साथ पढ़ना चाहिए। तो इस तरह से जो लोक प्रशासन है, उसका अलग अलग विषयों के साथ मिला करके जो इंटरडिसिप्लिन अप्रोच जो है वो विकसित हुई। इसीलिए इस फेज को इंटरडिसिप्लिन एरा भी बोल देते हैं। अब आपको पता है इस पीरियड में, इस फेज में जो 80 और 80 के भारत में विशेषकर 90, 1980 दुनिया की दृष्टि से देखें, और भारत में देखें तो 1990 का जो पीरियड हुआ, इस पीरियड में जो सबसे प्रमुख घटना घटित हुई, वो घटना कौन सी घटित हुई? एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। जो ये एलपीजी की घटना घटी, उस घटना में जो लोक प्रशासन है, वो जो लोक प्रशासन है उस बदलाव आए, और नई नई थ्योरियाँ आ जाती है। जहाँ एनपीए था, उसकी जगह एनपीएम आ जाता है। वहाँ एक नई थ्योरी आती है, उद्यमी सरकार एक नया आता है। जहाँ मैक्सिमम गवर्नमेंट था, वहाँ मैक्सिमम गवर्नमेंट की जगह मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस आ जाता है। सरकार शब्द खत्म हो जाता है, गवर्नेंस शब्द जाता है। गुड गवर्नेंस, स्मार्ट गवर्नेंस, पता नहीं कितनी ई गवर्नेंस, डिजिटल गवर्नेंस, कॉरपोरेट गवर्नेंस, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, नई नई थ्योरियाँ। मिन्नोब्रुक सम्मेलन जब 1968 में हुआ था, तो ये तय किया गया था हर 20 साल में हम दोबारा समीक्षा करेंगे। इसलिए 1988 में दूसरा मिन्नोब्रुक सम्मेलन होता है, 2008 में तीसरा मिन्नोब्रुक सम्मेलन होता है,
और एलपीजी के जो ये प्रभाव है मित्रों, ये प्रभावों को आज हम लोक प्रशासन कहाँ है इसे हम एक साथ नहीं देख सकते। इसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की एक पुस्तक आई है, मेरी जल्दी आ जाएगी, उसमें एक टॉपिक है न्यू डायमेंशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन के नए आयाम, क्षितिज, नए क्षितिज। आरएस के सिलेबस में ये रखा है, यूपीएससी के सब्जेक्ट के सिलेबस में ये रखा है। उसमें अलग अलग बहुत नए नए टॉपिक, जैसे मैं आपको कुछ टॉपिक, जैसे मैंने इसमें भी कुछ, इस पुस्तक में भी कुछ चीज़ें जो कंटेम्प्रेरी है वो जिक्र किया है। देश के विमर्श ये पुस्तक है, उसमें भी है। लेकिन ये तो समकालीन इमर्जिंग जो कंटेम्प्रेरी इमर्जिंग इश्यूज़ पे ज़्यादा है। इसमें तो गवर्नर से संबंधित इश्यूज है, मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट एक ऊपर है, डिजास्टर मैनेजमेंट पे इसमें मैंने लिखा भी है। तो डिजास्टर मैनेजमेंट है, अमेजन पे वो सब पे मिल जाएगी, देश के विमर्श जो है। तो आपको पता हो कि मैं जो बता रहा था, आपदा प्रबंधन एक नई नई विधा उभरती है। इसके अलावा आपको पता हो लोक प्रशासन और पर्यावरण को लिंक करके पर्यावरण प्रशासन, एनवायरमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन एक नई स्ट्रीम उभरी है। इसके अतिरिक्त एक नई स्ट्रीम और उभरी है जो पॉलिटिकल साइंस में तो पुरानी चली आई थी, वो है फेमिनाइजेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन। प्रशासन में महिलावाद, ये एक नया विचार अभी चल रहा है शुरुआती दौर में, अभी तो शुरू हुआ है नहीं है, लेकिन ये क्या है, ये अपने आप में बड़े विचार है जो अभी चल रहे हैं। नहीं, गुड गवर्नेंस उसमें है, स्मार्ट गवर्नेंस है, डिजिटल गवर्नेंस चल ही रहा है। तो इस तरह से जो नया विचार आ रहे हैं उसमें CSR नया विचार आ गया, कॉरपोरेट गवर्नेंस आ गया, मैनेजमेंट ऑफ चेंज आ गए। तो मैं कितने नाम दूँ, बहुत सारे नाम आ जाते हैं। ये सारी चीज़ें आज के दौर में चल रही है। अभी हम कहाँ हैं, लोक प्रशासन वैश्विक स्तर पर आज कहाँ है, एक विषय के रूप में अपनी अलग पहचान बना चुका है। विशेषकर प्रशासन के भीतर जो है एक प्रमुख विषय के रूप में उभरा है। अभी भी लोअर लेवल पे इतना नहीं है, लेकिन एकेडमिक लेवल पे सबसे महत्वपूर्ण विषयों में एक है, रिसर्च में सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट में एक है। आज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक सब्जेक्ट के रूप में न केवल अपना स्थान बनाया है, बल्कि एक एक्टिविटीज़ के रूप में किसी भी देश की प्रमुख एक्टिविटीज बनी है ये। और इसने कई विषयों को चुनौती दी है, पॉलिटिकल साइंस को चुनौती दी है, मैनेजमेंट को चुनौती दी है, लॉ को चुनौती दी है। और लोक प्रशासन अभी भी अपने होराइजन तय नहीं कर पा रहा है, क्योंकि एरिया अभी तक ये तय नहीं कर पा रहा कि किसको शामिल करूँ किसको नहीं करूँ। अभी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ज़्यादा चीज़ों को इंक्लूड कर लिया गया है। इसीलिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो पढ़ते हैं, इन चीज़ों को पढ़ते हैं, उनकी पकड़ इकोनॉमिक्स पे भी बराबर होती है, मैनेजमेंट पे भी होती है, लॉ पे भी होती है, सोशियोलॉजी पे भी होती है, पॉलिटिकल साइंस पे तो होती है नहीं। इसलिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आज एक नए स्ट्रीम के रूप में आ चुका है। तो ये एक पूरी एक विकास यात्रा मैंने लोक प्रशासन की बताई है। थोड़ा सा विचार और आता है कि सर भारत में भी तो थोड़ा सा पता हो, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, भारत की ज़्यादा लंबी कहानी नहीं है, भारत की भी तो पता हो कि भारत में कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ, थोड़ा सा देख लेते हैं। भारत में ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 1930 में लखनऊ यूनिवर्सिटी, लखनऊ विश्वविद्यालय है, यहाँ पहली बार पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के साथ एक पेपर जोड़ा था, एक पेपर जोड़ा था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पहली यहाँ से शुरुआत मानते हैं। 1937 में मद्रास विश्वविद्यालय, मद्रास यूनिवर्सिटी, मद्रास विश्वविद्यालय जो था, मद्रास यूनिवर्सिटी में लोकल गवर्नमेंट पर एक डिप्लोमा कोर्स शुरू किया। डिप्लोमा नहीं, ये था मद्रास यूनिवर्सिटी का। इसी तरह से और भी थोड़ा सा देना चाहो तो आपसे, तो 1938 में ही आपका इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो था, वहाँ लोक प्रशासन को एक सब्जेक्ट से हट करके एक अलग पेपर शुरू किया गया था, लोक प्रशासन। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अभी तक इनको नहीं, सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है 1949, ये
आपके लिए नागपुर यूनिवर्सिटी, महाराष्ट्र, नागपुर विश्वविद्यालय। क्या हुआ, पहली बार पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो एक पृथक विभाग बना है, सेपरेट डिपार्टमेंट। पहली बार पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के प्रोफेसर के रूप में, अभी तक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के सेपरेट से प्रोफेसर नहीं होते थे, पहली बार पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सेपरेट प्रोफेसर नियुक्त किया गया। इसलिए नागपुर यूनिवर्सिटी जो है वो नागपुर यूनिवर्सिटी लोक प्रशासन को एक विषय के रूप में, एक अलग विभाग के रूप में स्थापित हुई यहाँ 1949। तो ये कहानी है भारत की। स्वतंत्रता के बाद एक पॉल एच एप्पलबी थे, अमेरिका के विद्वान थे, उन एप्पलबी साहब को बुलाया गया और उन एप्पलबी साहब की सलाह पर 1954 में IIPA, जो भी लोक प्रशासन में रुचि है, मुझे लगता है इस नाम को बहुत अच्छे से पता हो, IIPA, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन का जो संस्थान है, सर्वोच्च संस्थान, नई दिल्ली में रिसर्च ट्रेनिंग के लिए। कभी भी दिल्ली जाओ तो ज़रूर देख के आना, हम लोग जनरली वहाँ कई बार जाते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्थापना हुई, जो भारत का सर्वोच्च इंस्टीट्यूट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। यहाँ ट्रेनिंग दी जाती है, इसका एक जर्नल भी आता है, IIPA का एक जर्नल पब्लिश करता है हमेशा, जिसमें रिसर्च पेपर पब्लिश होते हैं। भारत का सबसे सर्वश्रेष्ठ जर्नल्स में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सर्वश्रेष्ठ जर्नल्स में माना जाता है। इसी तरह से और अगर आप कह सकते हो तो 1957 में एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज हैदराबाद बना, जो विशेष मायनों में अलग है, क्योंकि वहाँ लोक और निजी प्रशासन की जो प्रशिक्षु है उनको साथ साथ ट्रेनिंग दी जाती है। ये अमेरिका के ब्रिटेन के हेनले और थेम्स जो है यूनिवर्सिटी है, उसकी तर्ज पर यह बना है, ये भी आप देख सकते हो। सिविल सर्विसेज में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो सब्जेक्ट है वो पहले नहीं था, 1987 में पहली बार इसको अलग किया गया है, एक विषय के रूप में इसको मान्यता दी गई है UPSC में, IAS एग्जाम्स में। तो ये कहानी है भारत की। अब आप मेरे से पूछो, चलो भारत बता दिया, राजस्थान भी बता देते हैं, राजस्थान की कहानी भी बता देते हैं। राजस्थान में मित्रों 1957 का पीरियड है, खास बात है। डिपार्टमेंट का नाम है, मैं विशेष बात बताऊँ, डिपार्टमेंट का नाम है, डिपार्टमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी का नाम है राजस्थान विश्वविद्यालय, शॉर्ट में लिख दो RU। राजस्थान में राजस्थान विश्वविद्यालय, राजस्थान विश्वविद्यालय में 1957 में डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र विभाग में उस समय HOD थे, और उनका नाम बहुत हम सम्मान के साथ लेते हैं, MV माथुर। मैं लाया नहीं, इनकी जीवनी मेरे पास रखी हुई है, मैं नेक्स्ट क्लास में आपको दिखाऊंगा। MV माथुर साहब, उन्होंने इकोनॉमिक्स विभाग में लोक प्रशासन का एक पेपर चलाते हैं। दुनिया में ऐसा कहीं नहीं हुआ, भारत में भी कहीं दूसरी जगह नहीं देखने को मिलता है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बेसिकली पॉलिटिकल साइंस के साथ शुरू होता है, लेकिन राजस्थान यूनिवर्सिटी में 1957 में ये इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में शुरू होता है। जिस डिपार्टमेंट में मैं हूँ वो राजस्थान का सबसे प्राचीन विभाग तो है ही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। बाकी इंडिया में सबसे रिकॉग्नाइज्ड डिपार्टमेंट, सबसे अच्छे प्रोफेसर जो अब तक निकले हैं वो राजस्थान यूनिवर्सिटी से रहे हैं। ये मैं अतिशयोक्ति नहीं कह रहा हूँ, ये आप खुद भी सर्च कर लेंगे। सबसे ज़्यादा बुक्स यहाँ के प्रोफेसर्स की मिलेगी आपको। 1965 में जो है RU के भीतर, राजस्थान यूनिवर्सिटी के भीतर डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जहाँ मैं आज
मेरा जीवन है, जहाँ मैं सर्विस देता हूँ। सर्विस देना तो छोटी बात है, लेकिन जिसको मैं जीता हूँ, जिसके सम्मान 4 गुना बढ़े, उनको एक ऊंचाइयों तक ले जा पाएँ, इसके प्रयास के रूप में कुछ योगदान मेरा हो, तो उस योगदान के लिए लगातार प्रयास रहते हैं और किया भी है उसमें। चाहे वो लिखना हो, चाहे अखबारों में आर्टिकल पब्लिश करना हो, आना हो, सब जगह अपना एक अहम रोल रखा है। तो 1965 में आरयू में डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक सेपरेट विभाग के रूप में बनता है। पहला कहाँ बना था? नागपुर में। तो राजस्थान यूनिवर्सिटी उन यूनिवर्सिटीज़ के भीतर है जहाँ शुरुआती दौर में ही डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बना है। आज तो कोई 20-22 यूनिवर्सिटीज़ के भीतर है। पटना यूनिवर्सिटी है, आपका पंजाब यूनिवर्सिटी है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है, पटियाला यूनिवर्सिटी है, आपका जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी है, उधर आप हैदराबाद में उस्मानिया यूनिवर्सिटी है, नहीं है, हिमाचल यूनिवर्सिटी है। तो ये आज तो JNK यूनिवर्सिटीज़ है। तो आज ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, राजस्थान में उदयपुर में भी है, जोधपुर में भी है, अजमेर में MDS यूनिवर्सिटी है। यहाँ डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक अलग सब्जेक्ट के रूप में है। कहने का मतलब है हायर एजुकेशन में आज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक अच्छे स्थापित विषय के रूप में है। हाँ, कॉलेज लेवल पर है लेकिन कम है। स्कूल लेवल पे भी राजस्थान में 1998 में शुरू कर दिया गया था। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो हायर सेकेंडरी स्कूलिंग है, उसके भीतर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक सब्जेक्ट चला दिया गया। तो कुल मिलाकर के मैंने जो आपको बात बताई है मित्रों, कि लोक प्रशासन की एक विकास यात्रा, उस विकास यात्रा को निश्चित तौर पर ही मैंने आपको बताने का प्रयास किया है, और जितना सरल हो सकता है उतना एक सरल शब्दों में आपको समझाने का प्रयास किया है। तो लोक प्रशासन की विकास यात्रा दुनिया के स्तर पर अलग अलग फेजेज में, भारत में, राजस्थान में सारी चीज़ों को डिस्कशन किया है। नेक्स्ट क्लास में हम एक दूसरे मुद्दे पर बात करेंगे। आज थोड़ा लंबा हो गया, काफ़ी हो गया, इसलिए आप सब ने बहुत ध्यान से पूरा लेक्चर सुना, इसलिए सबको थैंक यू, शुक्रिया।